गुड इवनिंग। आशा है सभी छात्र मुझे सुन पा रहे होंगे। गुड इवनिंग एंड वेलकम। भौतिक भूगोल की एक और क्लास जिसमें आज हम अपने जो भूभौतिकी घटनाएं हो रही उसमें एक विशेष इशू वोल्केनो पर आज बात करेंगे। आप लोगों से कुछ होमवर्क थे, कुछ प्रश्न थे, वो भी जवाब दिए जाएंगे। चैट में मैं सभी को देख पा रहा हूँ और थोड़ा सा जो भी छात्र अपना वेदर रिपोर्ट लेकर आए हैं सभी उस पर चर्चा करेंगे। गुड इवनिंग टू ऑल। आशा है मैं दिख भी रहा हूं, सुनाई भी दे रहा हूं। तो कल एक होमवर्क दिया था, मैंने देखा चैट पे सभी छात्रों ने उस पर काम भी किया है। हम प्लेटों के बारे में कर रहे थे, अपसरण की बात हो रही थी और उसके बाद हमने प्लेटों के बारे में देखा कि किस तरह से अभिसरण होता है। अपसरण को समझा, अभिसरण को समझा, उसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा वेदर रिपोर्ट। सो दिल्ली में तापमान नीचे गया है, दिल्ली में तापमान नीचे गया है, बादल बने हुए हैं और निश्चित रूप से जब से हमारा चक्रवात बिपरजॉय आया, बिपरजॉय के आने के बाद से मानसून भी तेजी पकड़ा है और अपने रास्ते में धीरे धीरे पूरे भारत को अपने साथ लेता जा रहा है। अक्सर मानसून के आगमन की कुछ तारीख होती है क्योंकि भारत का जो फैलाव है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, सो उस फैलाव को देखते हुए मानसून की तारीख होती है। जैसे केरल में वो 1 जून को आना चाहिए, तो उसी तरह औसतन दिल्ली में 29 जून को आना चाहिए। तो आज 28 जून है और कल 29 जून है, तो मुझे लगता है कि मानसून ने अपनी तारीख तो रखी है। ठीक है, सभी छात्र मेरे साथ? ठीक है, चलिए। तो पंजाब का आज हमारे पास एक तापमान आया है 34-27, पंजाब में अमृतसर से आया है। चौंतीस 27 11 किलोमीटर प्रति घंटा। जिस भी छात्र ने ये कहा है, थोड़ा दिशा नहीं दिया आपने मुझे। और रेन 97%, रेन वर्षा 97%, और आर्द्रता ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं आर्द्रता 86%। इस सभी छात्र इस पर ध्यान देंगे। अमृतसर की जो रिपोर्ट आई है जिस भी छात्र ने भेजी है, इसमें एक एंट्री गलत है, वो बतानी है कौन सी एंट्री गलत है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्लास के प्रारंभ में ही। ठीक है, चलिए। नए नए शहरों को हम लेते जा रहे हैं जो नए नए जगह से आ रहे हैं। तो लखनऊ का मैंने बहुत दिन से नहीं लिया है, तब तक आप बताइए अमृतसर में कहाँ गड़बड़ हुई है। लखनऊ में 37-27 चल रहा है। विंड इनकी 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों ने समान वो की है, बिना दिशा विंड पूरी नहीं होती है। ह्यूमिडिटी इनकी 72% है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता 72% है। और इन्होंने वायुमंडलीय पारदर्शिता भी लिखी है, विजिबिलिटी 2 किलोमीटर। ठीक है, चलिए। सो जल्दी से कितने लोगों ने एरर बताया है? अब्दुल्ला पठान कह रहे हैं ईद मुबारक। तो सभी लोगों को कल शायद छुट्टी है ईद की, तो सभी लोगों को एडवांस ईद मुबारक, एडवांस में ही ईद मुबारक। कोलकाता में आया है, कोलकाता एक तटीय लोकेशन है, तो एक तटीय लोकेशन भी हम लेना चाहते हैं आज। और इसके अलावा मैं और कोई नहीं ले रहा हूं। अगर आपका नहीं लिया गया तो एंट्री या होमवर्क, तो उसका बुरा मत मानिएगा। हम थोड़ा सा कुछ चीजें दिखाना चाह रहे हैं कि क्या हम 16 किलोमीटर प्रति आवर, और इन्होंने भी लिखा है रेन 70%, 20 से 50 mm, और प्रेशर न जाने क्या लिखा है। जल्दी बताइए क्या गड़बड़ हुई। चलिए, इतना हो गया। अब बस मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या हुआ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। राकेश ने बेतिया से भेजा है, अमित ने गाजीपुर से भेजा है। सभी लोग थोड़ा सा, हमने कहा ना इन सब में हमें कुछ सीखना है, इसलिए कर रहे हैं। और अब तो आज तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे की जो क्लास होगी, फ्राइडे को हम भूकंप और सुनामी करेंगे, जिसके साथ हम स्थल मंडलीय जितने भी कार्यक्रम है वो बंद कर देंगे। सो मंडे से वैसे भी वायुमंडल शुरू होना है। जी, रेन की बात हो रही, ह्यूमिडिटी, यहां पर कुछ एरर आई है। शशि शेखर ने कहा कि सर विंड स्पीड, जी बिल्कुल, विंड स्पीड तो दोनों ने बताई है, लेकिन दिशा
दिशा नहीं बताई है, एक तो ये गड़बड़ हुई है, तो दिशा सूचक की कहां से आ रही है। दूसरी चीज ये जो है ये गलत आया है, ये कलकत्ता से भी गलत आया है। वर्षा प्रतिशत में नहीं दी जाती है। सर जब महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट आपस में अभिसरण करती हैं तो महाद्वीपीय प्लेट काफी मोटी होती है। अच्छा ऋतु वो वाला उत्तर अभी छोड़ देंगे, वो होमवर्क के लिए था, ठीक है। विंड की डायरेक्शन सभी लोग ठीक है। वापस आते हैं, अब इस पर मैं और कोई चर्चा नहीं चाहता हूं, मैं बस ये बताना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट से आज इसकी गलतियों से हमने क्या सीखा। ये जो वर्षा होती है, वर्षा होती है कि कितना पानी, कितना वर्षण भी होता है, कभी कभी हिम भी आंका जाता है। तो मौसम विभाग जब उस पर नजर रखता है तो वो देखते हैं कि कितना पानी गिरा, और ये जो नापा जाता है उसको कहा जाता है, उस यंत्र को कहा जाता है रेन गेज। रेन गेज। अब इसमें घबराना नहीं है, यूं समझ लीजिए कि एक बीकर है और बीकर पर हमने क्या लगा दी, एक कीप लगा दी, ठीक है। तो जो जितना भी पानी गिरेगा इसमें, जो भी अगर वर्षा हो रही है तो पानी गिरेगा और यहां आकर भर जाएगा। और ये जो बीकर है, बीकर पर लगी हुई है यहां पर एक मापनी, एक स्केल लगा हुआ है, तो उससे आ जाएगा भाई 20 मिलीमीटर बारिश हुई। 20 मिलीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। सभी को समझ में आया। तो जब वर्षण आती है ये मिलीमीटर में आएगी या सेंटीमीटर में आएगी, ये प्रतिशत में नहीं आएगी। सर लेकिन मेरी वेदर रिपोर्ट में मैं आपको बता रहा हूं सर, मैंने गलत नहीं किया है, मेरे मोबाइल पे वेदर रिपोर्ट 70% कह रहा है बारिश। तो बेटा वो जो 70% है वो बारिश को नहीं नाप रहा है, वो किसको बता रहा है, संभावना। बारिश होने की संभावना कितनी है, बारिश होने की संभावना यहां पे 97% है। अमृतसर में 97% बारिश होने की संभावना है। समझ में आया। तो रिपोर्ट को जब हम समझेंगे नहीं तो कुछ एरर्स हो सकते हैं, तो इसलिए भी आपसे रिपोर्ट करवा रहा हूं कि ये जो रिपोर्ट करेंगे तो इस भाषा को समझेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि काफी बादल हैं, काफी आर्द्रता है, और उस वजह से इन क्षेत्रों में वर्षा की संभावना ज्यादा है। और जैसे जैसे मानसून आया है, भारत में फैला है, तो अधिकांश क्षेत्रों में संभावना 50-60% से ज्यादा ही होने वाली है। तो रेन को अगर कहीं पे प्रतिशतता में बताया गया, परसेंटेज में बताया गया है, तो परसेंटेज का मतलब संभावना है, वो वेदर रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। वेदर रिपोर्ट में वर्षा अगर आपके शहर में हुई है तो कितनी हुई है उसका मापन किस में होगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में, वो लंबाई के उसमें होता है। सभी को समझ में आया। आशा है इस त्रुटि से हमने कुछ सीखा, इस एरर से भी हमने कुछ सीखा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। सर मेरे यहां बारिश हो रही है, फोन में 99% दिखा रहा है। देखिए फोन में एक मौसम विभाग ने एक मोटे तौर पर कह दिया कि आपके शहर में 99% बारिश होगी। कितनी बार ऐसा होता है आप मुझे बताइए, अपने जीवन के अनुभव से बताइएगा, कितनी बार ऐसा होता है कि आपके ही शहर में आपके परिवार का कोई सदस्य, मान लीजिए पिताजी ऑफिस में हैं या मम्मी कहीं पर गई हुई हैं, आप उनसे फोन पर बात करते हैं, आप वैसे बात होती है, वो कहते हैं इतनी बारिश हो रही है तुम क्या कर रहे हो, और आप कहते हो बारिश तो नहीं हो रही है ना। तो एक शहर में भी जब वर्षा होती है, तो ऐसा नहीं कि सभी जगह पर होगी, सभी समान होगी, बादलों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आशा है आप इस चीज को थोड़ा उससे लेंगे। अब आप यूं कहिए सर मोबाइल बता रहा है 100% बारिश, कह रहा है बारिश हो रही है, बाहर तो मुझे दिख नहीं रही है, तो क्या सही है? आप सही है, निश्चित रूप से आप सही है। संभावना थी कि आपके शहर में होगी, आपके शहर में, आपके क्षेत्र में नहीं हो पा रही है। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो बहुत ही सामान्य सी बात है। मैं बचपन में अक्सर जून के महीने में इस चीज पे मैं आसमान में जब देखता था तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जून का महीना, स्टार्टिंग ऑफ जून, दिल्ली में वो बहुत गर्म समय होता है, तो आसमान में ऐसा मन होता था काश बादल होता तो कुछ छाया हो जाती। फिर कई बार बादल भी दिखता है और दिखता है छाया मुझ पर नहीं, थोड़ी दूर जा रही है। होता है नहीं होता? तो बादल है, बादल एक छोटा सा एक पिंड है, किसका, जलवाष्प से बना हुआ एक पिंड है, और वो हवा में तैर रहा है, ठीक है। अगर आपके ऊपर है और उस बादल में कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनसे वर्षण होता है, वो प्रक्रिया हो रही है उस समय, तो वर्षा आपके ऊपर आएगी। और अगर वो प्रक्रिया नहीं हो रही किन्हीं कारणों से, तो उस वजह से बादल होने के बावजूद भी आपके ऊपर वर्षा नहीं आएगी, ठीक है। सभी लोग क्लियर है?
सर 80 रेन है फिर भी वर्षा क्यों नहीं हो रही? तो प्रतिमा जी आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और कई बार ऐसा होता है, मुझे बचपन में जब कभी गांव जाना होता था तो अपने गांव में जो आम का पेड़ था, तो आम के पेड़ पे कई आम इतने दूर होते हैं कि उन तक हाथ नहीं पहुंच रहा, किसी तरह पहुंच नहीं होती, लेकिन वो पक के तैयार है। तो बस ऐसे देखते रहते थे कि यार ये कब टपकेगा, ये गिरेगा कब। लेकिन आम तो तभी गिरेगा जब उसका मन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो वर्षा का भी ऐसा ही है कि जब सारी परिस्थितियां ठीक होंगी तो उस बादल में वर्षण की प्रक्रिया होगी। दो प्रक्रियाओं से होता है, कोलिजन को एलिसेंस थ्योरी कहा जाता है और बर्जेरॉन थ्योरी कहा जाता है। ये दोनों की दोनों थ्योरी वैकल्पिक विषय में पढ़ाई जाती हैं। सामान्य अध्ययन के छात्र को इनकी चिंता नहीं लेनी है, ठीक है। और आप तो जानते हैं भारत में तो गाना गाकर भी हो जाती है कि नहीं बारिश। बादल को देखकर गाना गाया जाता है। लगान फिल्म में देखा था कि नहीं देखा था? अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है जब बिल्कुल बारिश नहीं हो रही तो गाना गाना होता है। चलिए सर, यूवी इंडेक्स, सो मजाक की बात अपनी जगह, बट हाँ इसका एक पूरा विज्ञान है, किस प्रकार से वर्षा होती, किस प्रकार से बादल बनते हैं। आज की जो गलती थी, उस गलती से मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि वर्षा का मापन, उसकी नपाई इस तरह से होती है, ठीक है जी सर। कजरी गीत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मेघ मल्हार भी गाया जाता है, राग होता है कि नहीं होता है? अच्छी बात है। तो भारत की संस्कृति, भारत की कलाएं बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा काफ़ी समय से इनको विकसित किया गया है। और उसमें निश्चित रूप से हमें एक गर्व भी होता है और मन भी करता है कि ये जितनी भी चीज़ें, जहाँ भी भारत पारंगत रहा प्राचीन काल से, उन सारे विज्ञान को, उस सारी तकनीक को एक बार फिर से बढ़ावा देकर क्यों नहीं उसे उस मानक स्तर पे लाया जाए कि दुनिया भी उन सारी तकनीकों का प्रयोग करे। कल को शायद आप भी उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी निभाने वाले, ठीक है। बिल्कुल होता है। चलिए अभी हरि कीर्तन छोड़ देंगे, मेघ मल्हार छोड़ देंगे, वापस आ जाएंगे भूगोल पर, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे पृथ्वी की भूभौतिकीय घटनाओं की बात कर रहे थे, और हमने कहां तक बात कर ली थी? हमने अपसरण की बात कर ली थी। अपसरण, प्लेटों का अपसरण की बात कर ली थी। जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही थी, और यहीं पर हमने देखा एक सीमांत बनेगा। कौन सा सीमांत बनेगा? रचनात्मक सीमांत, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। और ये जो सीमांत बनेगा, इस पर बहुत सारी गतिविधियां होंगी। हमने इसको भी देखा किस तरह से। और ये दूर जा रही हैं तो कौन सी स्थिति है? ये एक तरह की तनाव की स्थिति है, दोनों प्लेटें तनाव में। उसके बाद हमने देखा अभिसरण। अभिसरण देखा हमने, यहां प्लेटों का विध्वंस होने वाला है। ये एक दूसरे से टकरा रही हैं। यहां भी एक तरह का दबाव है, लेकिन वो तनाव नहीं है, टेंशन नहीं है। यहां पर क्या है? कंप्रेशन है। कंप्रेशन, अंग्रेजी में तनाव को टेंशन लिखते हैं। तो यहां पर टेंशन है, टेंशन है, वो टूट जाएंगे। खिंचाव महसूस कर रहे हैं, खिंचाव है। और यहां पर क्या है? एक तरह का दबाव है, ठीक है। इतनी हमने बात की थी। और हमने इन पे जब बात की थी, हमने जब इन पर बात की तो हमने पाया कि ये तीन तरह से हो सकता है कि एक सागरीय प्लेट दूसरी सागरीय प्लेट से टकरा रही है, एक सागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकरा रही है। इसको हमने ओ कहा, इसको हमने ओ सी कहा, और अंततः हमने सी की बात की थी। यहां पर हमने क्लास छोड़ी थी और उसके बाद हमने आपको उत्तर कुछ ढूंढने को कहा था कि विश्व में ढूंढना है ये कहां पर हो रहा है, विश्व में ये कहां पर हो रहा है। तो ये प्रशांत महासागर में बहुत जगह हो रहा है। प्रशांत महासागर में, जो कि सिकुड़ भी रहा है। वहां प्लेटों की जो सीमाएं हैं वो एक दूसरे से टकराकर नीचे जा रही हैं, विध्वंसकारी हैं, वहां पर क्षरण हो रहा है, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आए। और मैं एक उदाहरण में यहां पर देना चाहूंगा मरियाना गर्त। मरियाना गर्त, या अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेंच, ये इसी से बना है। सभी लोग क्लियर है?
तो एक उदाहरण होना चाहिए, तो मैंने आपसे कहा कि ये जरूर देखिएगा। कोई कह रहा है सर इंडोनेशिया, बिल्कुल इंडोनेशिया का भी जो क्षेत्र है उसमें भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो हमने मरियाना गर्त देखा और इसमें हमने ये पाया था कि यहां पर क्योंकि ये सागरीय हैं और अगर यहां ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो यहां पर द्वीप बन सकते हैं। ठीक है, तो द्वीप बन सकते हैं। और ये क्यों ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है? ये प्लेट नीचे जाती है, गर्म होकर पिघल जाती है, उठती है, और इस क्षेत्र को जहां ये पिघल रही है, इस क्षेत्र को बेनी ऑफ जोन कहा जाता है। बेनी ऑफ क्षेत्र। ठीक है, ये हमने पहला देखा। दूसरा मैंने आपसे कहा था विश्व में जरूर ढूंढिएगा, तो यहां आपने इंडोनेशिया और फिलीपींस भी कहा। फिलीपींस के जो द्वीप बने हैं बिल्कुल ऐसे ही बने हैं। सही उत्तर है आपका। ठीक है, कुछ छात्रों ने ये वाला भी होमवर्क करने की कोशिश की होगी और निश्चित रूप से बहुत से छात्रों ने मुझे मेरी टीम ने बताया कि सर चैट पे अधिकांश लोगों ने उत्तर दिए, मुझसे कुछ शेयर किए, तो मुझे लगा कि हाँ ये सब ठीक है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर ये ना प्रशांत जो अग्निवलय है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो बेटा वो नहीं करना है, क्योंकि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। तो जब आपसे पूछा जा रहा है, जब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है ये कहां पर है ओ, तो इसको ये नहीं कहेंगे कि पैसिफिक में, क्योंकि पैसिफिक में तो ओसी भी तो है। तो तब आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आलस कर रहे हैं। आलस नहीं करना, सटीक लाना है। जैसे आज ही सुबह मेरी बात हो रही थी, जो हमारे छात्र हैं जो एमएमपी में कुछ अभी 56 छात्र बचे हैं, 56 या 54, मेरे ख्याल से 2 लोग हटे हैं उसमें से। तो उन 54 छात्रों में जो उत्तर लिख रहे हैं उनको एक मेरा वो था सुझाव कि आपके उत्तर में वो पैनापन सटीकता नहीं है, सटीकता नहीं है। जैसे एक अब हम सामाजिक मुद्दों पर प्रश्न हमने उठाया कि कन्याओं के या लड़कियों के या महिलाओं के राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है उसके कम होने के कारण बताइए। तो कारण में बता रहे हैं, देखिए लड़की पढ़ी हुई नहीं होती है, देखिए लड़की को पराया धन मानते हैं। मैंने कहा ये सब तो कॉमन सेंस की बातें हुई ना, कॉमन सेंस की बातें हुई। लड़कियों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है, सरपंच का भी चुनाव होता है तो पति लड़ता है, नाम पत्नी का होता है। मैंने कहा ये आम बातें अगर आप लिख कर आएंगे जीएस के उत्तर में तो फिर आपको बहुत अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। आपको उसमें एक सटीकता लेकर आनी है कि हमारे इन सर्वे से ये पता चलता है, इन सर्वे से ये पता चलता है कि औसत शिक्षा दर लड़कियों में इतना है, लड़कियों की विवाह की आयु इतनी है, लड़कियों का जो हमारे प्रतिनिधित्व है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, इतने प्रतिशत है। तो जब तक आप कुछ सटीक नहीं कहेंगे, बस ये कि लड़की है, पराया धन है, लड़की को ऐसे देखा जाता है, वैसे देखा जाता है। मैंने कहा अगर कॉमन सेंस से उत्तर लिखेंगे तो मुख्य परीक्षा में 10 में से 2 या 2.5 या 3 मिलेंगे। 2, 2.5 या 3 में तो फिर कुछ होता नहीं। हमें कितने चाहिए? 4, 4.5। और निश्चित रूप से बहुत से छात्रों को थोड़ा घबराहट भी होती है मेंस के कारण। तो कल मेरी बात हो रही थी, क्या नाम है इनका, रैंक 23 वैशाली। तो वैशाली से मैंने कहा एमएमपी शुरू हुआ है, बच्चे थोड़ा घबराए हुए हैं, उनको डर लगता रहता है कि सर इतनी जल्दी से हमें कह देते हैं इतना ख़त्म करिए, कल सुबह फिर टेस्ट है तो कैसे करें। तो कल ईद के दिन वैशाली थोड़ी देर के लिए शायद एमएमपी में सुबह वीडियो पर आएंगी। तो बड़े ग्रुप पर तो हम नहीं ला सकते, इसमें नहीं है, लेकिन वो आएंगी तो अगर उनका कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो आप लोगों से शेयर करने वाली हुई तो निश्चित रूप से मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। ठीक है सर, भारतीय समाज पुरुष प्रधान देश है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि ये वाला जो कारण है ना, भारतीय समाज पुरुष प्रधान है। अब आप मुझे एक बात बताइए, सड़क चलते किसी से भी जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, ग्रेजुएट हो, उससे पूछिए महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण, तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पुरुष प्रधानता से जुड़े हुए, पुरुष प्रधान कारण से जुड़े हुए या इनकी वजह से किस तरह से राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो रहा है, इस पर अगर कोई शोध हुआ है, कोई केस स्टडी है, तब जाकर वो सटीक बनेगा। सभी लोगों को समझ में आया? केवल उदाहरण इसलिए दिया था कि अपनी सोच में जब आप उत्तर लिख रहे हो, अभी से सोच में लाइए कि जो आप कहना चाहते हो वो सटीक होना चाहिए। अब आपसे पूछा ओ कहां पर है, आपने कहा रिंग ऑफ फायर में, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर।
पैसिफिक रिंग ऑफ फायर सही उत्तर है, लेकिन वहां तो ओसी भी है। तो क्या हुआ, आप सटीक नहीं है। आपने एक जनरल बात तो कर दी क्योंकि वहां पर बहुत सारे कुछ होने वाले, ठीक है। तो सभी लोग, जैसे किसी ने कहा सर कम आयु में विवाह हो गया, ये सारी चीजें बच्चे, ये सारे जनरल। आप एक बात बताइए ना, आपने तो अभी पढ़ाई शुरू की है और आप ही ये एक दो बिंदु बता पा रहे हैं, तो आप में और मुख्य परीक्षा देने वालों में तो कोई अंतर नहीं, यानी आप भी पास हो जाने चाहिए। नहीं, उन लोगों ने सोचा होगा, उन लोगों को उससे जुड़े हुए आंकड़े उनके पास हैं, उससे जुड़े हुए अगर कोई रिपोर्ट आई है, सरकार की रिपोर्ट, गैर सरकारी रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय स्तर से तुलना भी करेंगे, तब जाके आपके मुख्य परीक्षा में उत्तर में दम और सटीकता आती है। तो रिंग ऑफ फायर आशा आपको समझ में आएगा, ये भी रिंग ऑफ फायर का ही हिस्सा है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, ये नाजका प्लेट और दक्षिण अमेरिका प्लेट जब आपस में टकराए हैं, ये कौन सा सागर है, ये प्रशांत महासागर है, और यहां पर नाजका है, और ये दक्षिण अमेरिका एक अच्छा उदाहरण है जिसमें ये बनता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जब दो प्लेटें आती हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ बताना चाहता हूं। बहुत से लोग हैं सिर्फ लिखना ही चाहते हैं, समझिए, सिद्धांतों को समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब दो प्लेटें आती हैं तो मैंने आपको बताया मोड़दार पर्वत बनते हैं। अब मैं इसमें एक अपवाद ला रहा हूं, एनामली ला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं अपवाद लेकर आ रहा हूं। ये जब ओ जो प्लेट होती है ना, ओशन प्लेट, जब इनका अभिसरण होगा ना, तो ये बहुत ज्यादा वलित निर्माण नहीं करेंगी। ये थोड़ा सा, एक तो नीचे चली जाएगी, एक थोड़ा सा ही वलित होगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जब ये होता है तो ये वाली प्लेट ज्यादा वलित होगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ओशन प्लेट ना बहुत पतली है, तो जब ये मुड़ेगी ना, ज्यादा मोड़ आएगा इसमें, तो ये क्रैक हो जाएगी, ये टूट जाएगी, और क्रैक होते ही इसमें क्या होगा, मैग्मा इससे बाहर आ जाएगा और जो है द्वीप बना लेगा। लेकिन ये जो है, ये काफी मोटी है, तो इसमें क्या हो जाता है कि इसकी जो चट्टानें हैं ना, ये मोड़ तो जाती हैं, टूटती आसानी से नहीं है, तो इसमें क्या आ जाते हैं, मोड़ आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका में, यदि आपको याद हो, भूमि पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसको एंडीज कहते हैं, वो एक वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है, अवसाद जो है मोड़ खा गए, लेकिन अगर ज्यादा मोड़ा जाए इसको तो ये टूट जाएगी। आप यूं समझिए कि एक आलू का चिप्स खाया ना आपने, आलू का चिप्स जो होता है, आलू के चिप्स पे ज्यादा दबाव दोगे तो वो जल्दी टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा। उसी की जगह पर एक आलू लीजिए, उसको मोटा सा चिप्स मत बनाइए, बट एक मोटा सा आलू, उसको छीलकर एक मोटा सा आलू का लेयर लीजिए, उसको दबाइए, तो मुड़ जाएगा कि नहीं मुड़ जाएगा, समझ पा रहे? तो ये थोड़ा सा पतला होने के कारण ज्यादा भंगुर होता है, जल्दी टूट जाता है, यहां पर मोड़ ज्यादा देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये दो हो गए, मुझे लगा इस अपवाद के बारे में थोड़ा सा आपको जागरूक करना चाहिए। अरे बाबा लक्ष्मी गौतम जी, अब यार ये वाला जब सवाल पूछते हो ना, शिक्षक का पूरा हौसला हिल जाता है। सवाल ये आया है, सर ओ क्या और सी का फुल फॉर्म तो बता दीजिए। कल से ये क्लास चल रही है ना, सागरीय, महाद्वीपीय, इनका कोई वो नहीं है क्या क्लास से लेना देना, फिर पूरी क्लास का प्रवाह चला जाता है बच्चे, ऐसा मत करें, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। ऐसे वाले सवाल पूछेंगे तो ऐसा लगता है कि आप अचानक प्रकट हो गए। ये तो कल का रिकैप चल रहा है बच्चे, अगर आपने कल क्लास नहीं किए तो किसी भी शिक्षक के साथ ये ना करें। केजीएस में शिक्षक अपनी पूरी शिद्दत से, पूरे मन से आपको चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक ग्रहण करें। आप किसी भी शिक्षक की किसी भी क्लास में कभी भी पहुंचकर ऐसे ही बैठ गए, जैसे यूट्यूब पर लाफ्टर शो देख रहे हैं, तो वो एक अलग बात होती है, ऐसा नहीं करें। अगर आपको ओ और सी भी नहीं पता, यानी आप पिछली कोई क्लास नहीं कर रहे, तो ये ओशन और ये तो होमवर्क भी दिया गया बच्चे, यहाँ लिखा भी गया, तो ये सवाल पूछ लिया हमने, जवाब दे दिया, आगे ये ना करें, ठीक है। चलिए, अब ये तीसरा था बच्चों, ये कॉन्टिनेंट, महाद्वीप जब आपस में टकराते हैं। और इसमें मैं दो मुद्दे देना चाहता हूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। महाद्वीप का अभी का उदाहरण, जो आज का उदाहरण है, वो जो हमारे पास है वो यही है कि भारत की जो प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट,
और जो यूरोप की प्लेट है यूरेशियन प्लेट। ये एक उदाहरण है, ठीक है, एक उदाहरण है। और इनके टकराने से कुछ विशेष हुआ है। तो बहुत से छात्रों ने मुझे बहुत मन से अपने उत्तर दिए, और ये प्रश्न भी था। पहला प्रश्न का भाग ये था कि ये जो हो रहे हैं, जितना भी अभिसरण हो रहा है विश्व में, ढूंढिए कहां पर हो रहा है। आपने एकदम सही उत्तर दिए और मुझे अच्छा भी लगा कि आपने प्रयास भी किया। रही बात सीसी की, तो हमने एक प्रश्न पूछा था कि इसमें ये जो प्लेटें हैं इसमें ज्वालामुखी क्यों नहीं आते। इसका बहुत से लोगों ने उत्तर भी दिया और सही उत्तर दिया है, तो आप सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो सभी ध्यान दीजिएगा कि आज जो एशिया का मानचित्र है वो कुछ इस तरह का है। ये आपको बनाना नहीं। तो ये है भारत, इंडिया, और ये है एशिया। और यहां पर सुलेमान, किर्थर, हिमालय, पूर्वांचल इस तरह का है। तो ये जो भूखंड है, ये जो भूखंड है भूगर्भिक रूप से ये कभी भी एशिया का हिस्सा नहीं था। क्यों? क्योंकि ये और ऑस्ट्रेलिया, ये और ऑस्ट्रेलिया, ये एक अलग प्लेट है। ये एक अलग प्लेट है। इसको कहा जाता है इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। और ये एशिया, इस प्लेट तो बड़ी प्लेट है, तो इस प्लेट को क्या कहा जाता है? यूरोप और एशिया से जुड़कर बनी यूरेशिया प्लेट। ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई हैं। दोनों प्लेटें आपस में टकराई हैं इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में ये टकराई हैं, तो निश्चित रूप से अभिसरण हुआ है। और मैंने आपसे बोला कोई भी प्लेट पूर्ण रूप से ना तो महाद्वीपीय होती है ना महासागरीय। तो क्या मैं कह सकता हूं इसका महासागर पार्ट भी है और यहां पर महाद्वीप भी है? तो जब ये टकराए हैं, जब ये टकराए हैं, तो आज की डेट में ये भारत की जो प्लेट है वो और यूरेशिया की जो प्लेट है ये, इन दोनों में अभिसरण हुआ है। ठीक है? और ये भारत, और दोनों की दोनों सी है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। और किस पर है ये जो है हमारा, आप जानते हैं, ये बाह्य हमारा मेंटल है। ये पूरा मिलकर क्या बनता है? स्थलमंडल बनता है। और उसके बाद हमारे पास क्या है? ये हमारा दुर्बलता मंडल है, एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर पे तैर रही। अब सवाल ये आया कि यहां पर भारत की प्लेट धीरे धीरे उत्तर की तरफ धकेली जा रही है। सर कौन धकेल रहा है इसे? तो पृथ्वी के अंदर यहां पर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मैग्मा ऐसे होगा ना, तो अंदर के संवहन की वजह से ये आपस में धकेली जा रही। सर आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आज भी धकेली जा रही, निश्चित रूप से धकेली जा रही है। दबाव बढ़ता जा रहा है, ये तनाव बढ़ता जा रहा है। गति इसकी वही 2 से 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। ये धक्का लग रहा है। और आप समझिए धक्का एक बहुत बड़ी प्लेट को लग रहा है। तो एक चीज होती है मोमेंटम, मास इतना ज्यादा, उसमें थोड़ा सा भी अगर पुश है, वेलोसिटी अगर 2 सेंटीमीटर प्रति ईयर भी है, बहुत ज्यादा तनाव है। अब होना क्या चाहिए जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं? जैसे महासागर की एक पतली प्लेट महाद्वीप की एक मोटी प्लेट से जब टकराती है, तो महासागर की जो घनी प्लेट होती है, अधिक घनत्व वाली, वो नीचे चली जाती। अब ये दोनों की दोनों नीचे नहीं जाने वाली। क्यों नहीं जाने वाली? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये प्लेटें, जैसे महासागर की प्लेट, ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो मेरी बात को जॉट भी कर सकते हैं। महासागर की प्लेट सीमा से बनती है, भारी होती है। महाद्वीपों की प्लेट सियाल से बनती है, विशेष प्लेट होती है। ये पृथ्वी पर ओरिजिनली नहीं थी, ये धीरे धीरे इनकी उत्पत्ति हुई है। सो महाद्वीपीय परपटी या महाद्वीपीय स्थलमंडल विशेष है, पृथ्वी पर विशेष है। ये महाद्वीपीय स्थलमंडल, इसकी उत्पत्ति हुई है। महासागर का तल जो है नष्ट हुआ है, उससे ये बना है। ये विशेष है, ये हल्का है। अब
मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पानी की बाल्टी है और हाथ में एक छोटा सा गुब्बारा जिसमें मैंने हवा भरी है। कौन सा हल्का है? पानी की बाल्टी में भरा हुआ पानी बनाम हवा से भरा हुआ गुब्बारा। पानी हल्का है या गुब्बारा? पानी हल्का है या गुब्बारा? सब फिर तो प्लेट छोटी होनी चाहिए। सुशील कुमार जी किस लॉजिक से लगा रहे हो? प्लेट छोटी और बड़ी तो प्लेट का आकार है। कौन सा प्रश्न ऐसे हवा में हवाई प्रश्न मत पूछो कि सर ये तो छोटी होनी चाहिए। पृथ्वी का 30% भाग ही बेटा महाद्वीप है, 70% महासागर है, तो छोटी ही है। सर गुब्बारा हल्का होता है और पानी भारी, ठीक है। तो क्या मैं चाहकर उस गुब्बारे को पानी में डुबा सकता हूं? हां या ना? हां या ना? डुबा सकता हूं? बाल्टी भर पानी में क्या मैं डुबा सकता हूं? जी सर, आप डुबा सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? सर एक बल प्रयोग करना होगा। आपको अपने हाथ से उसको दबा के रखना पड़ेगा। अगर मैं छोड़ दूंगा तो उसकी नैसर्गिक प्रकृति क्या है, नेचुरल टेंडेंसी क्या है? अगर मैंने अपने हाथ से उस पानी के गुब्बारे को, हवा भरे गुब्बारे को पानी में दबा दिया, अगर मैंने छोड़ दिया तो उसकी नैसर्गिक नेचुरल टेंडेंसी क्या है? सर वो वापस ऊपर आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक लोहे की रॉड भी है, सलाख भी है, एक लोहे की सलाख भी है। अगर मैं गुब्बारा लेता हूं, लोहे की सलाख लेता हूं, दोनों को पानी पे रख देता हूं, तो दोनों की नैसर्गिक जो टेंडेंसी है वो अलग है कि नहीं? लोहे की सलाख क्या करना चाहेगी? सर पानी में डूबना चाहेगी। और गुब्बारा क्या चाहेगा? सर पानी पर तैरना चाहेगा। समझ में आया? अब इसी उदाहरण की तुलना को भूपर्पटी पे ले चलते हैं। जो ओशियानिक प्लेट है, जो महासागरीय जो तल है, वो उस लोहे की रॉड जैसा है, वो भारी है। अगर किसी से टकराता है तो वो नीचे चला जाता है। और महाद्वीप वो गुब्बारा है कि जिससे टकराएगा तो नीचे जाने की तो उसकी संभावना ही नहीं, उसका मन ही नहीं, नैसर्गिक क्या है, ऊपर जाना चाहता है। ठीक है। अब हुआ क्या है, दोनों गुब्बारे हैं, दोनों गुब्बारे। अभी तक क्या था? एक गुब्बारा था, एक पतला था। सर फिर ये दोनों में एक कैसे नीचे जाता है? तो दोनों की टेंडेंसी नीचे जाने की थी, जिसमें हल्का भी घनत्व ज्यादा हुआ। सापेक्षिक रूप से इसका मान लीजिए 2.95 था, इसका 2.9 था, 9.5 वाला नीचे चला जाएगा। क्योंकि महासागरीय तो लोहे की सलाख, मानो कि भाई वो नीचे ही जाना चाहती, जब भी टक्कर होगी उनमें से कोई सा एक नीचे जाएगा। महासागर महाद्वीप में कोई सा एक नीचे जाएगा, लेकिन महासागर दोनों के दोनों कोई नीचे नहीं जाना चाहता है ना। आयशा जी ने थोड़ा और दिमाग लगाया, सर फूट जाएगा। हां ये भी बात सही है, नीचे नहीं जाऊंगा मर जाऊंगा। तो महाद्वीप क्या कहता है, भाई मैं नीचे नहीं जाऊंगा, अगर तुम चाहो तो लड़ लो, एक दूसरे से टकरा लो, मुझ पे जितना दबाव डालना है दबाव डाल लो, जितना दबाव डालना डाल लो, नीचे नहीं जाऊंगा, मुड़ जाऊंगा, टूट जाऊंगा। ये सर हवाई द्वीप कैसे बने? वहां ना अपसारी है ना अभिसारी। कुणाल कुमार जी पढ़ा लें, उसके आगे बता देंगे कैसे बने। इतना तो अब आपको समझ में आ गया हो, अपवाद भी होते हैं ना, और हो सकता है आपके पास उत्तर भी हो, कुणाल जी के पास उत्तर भी होगा हवाई कैसे बने। क्लास में पढ़ भी लिए होगे कि भाई वो हॉटस्पॉट वोल्केनो है, बट फिर भी मजे मजे में जो है शिक्षा में क्लास में रोक दें और उसके आगे। और फिर कुछ लोग ऐसे होंगे, सर तेज पढ़ाओ तेज पढ़ाओ। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं मुझे पढ़ाने दीजिए। ये और ये दोनों नहीं मान रहे, दोनों धकेल दें धकेल दें धकेल दें। तनाव बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, क्रैक हो सकता है कि नहीं? क्रैक हो सकता है बच्चों, बहुत ज्यादा दबाव होगा तो क्रैक हो सकता है ना। दबा रहे हैं, एक दूसरे को दबा रहे हैं। यूं समझ लीजिए दो ट्रेन के इंजन आपस में लगे हुए हैं और दोनों की टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, दोनों का दबाव। वो कई बार टेस्टिंग होती है ना, कार के एक्सीडेंट की टेस्टिंग होती है, उसे दीवार के अगेंस्ट जो है पुश किया जाता है, देखते कब टूटेगा। तो उसका एकदम वो देखना है कि कितना ये तनाव ले सकता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये मुड़ भी सकता है। तो नीचे तो सब ये है ही। फिर क्या हुआ, इसने थोड़ा सा मुड़ना शुरू किया। मुड़ने में जहां क्रैक था वो वाला हिस्सा टूटकर ऊपर को चला गया, ये वाला हिस्सा भी टूटकर ऊपर को चला गया। ये ऐसा दिख रहा है अभी। और ये कैसा दिख रहा है,
ये भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, इसका भी हिस्सा वो टूटकर ऊपर को चला गया, दोनों टूटकर ऐसे दिख रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए कि नहीं, लेकिन नीचे कोई नहीं जा रहा। नीचे क्या है? नीचे तो वो सब, ठीक है। जब नीचे नहीं जाएगा, जब नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा, तो क्या अंदर मैग्मा सृजित होगा, जो कि एक प्लेट के अंदर धंसने से और पिघलने से होता है? क्या बेनिंग ऑफ जोन बनेगा? जब कोई जाने को राजी नहीं, मुड़ जाएंगे, तुड़ जाएंगे, टूट गया, सब कुछ हो गया। और ये हिमालय कैसे बने उसमें दिखाऊंगा, इसको कहा जाता है रिवर्स फॉल्टिंग। सो हमारे यहां पर भारतीय प्लेट में क्रैक आए और वो क्रैक नीचे न जाकर ऊपर की तरफ उठ गए, इसको अप थ्रस्टिंग कहते हैं। अप थ्रस्टिंग हो गया, बीच के टुकड़े ऊपर की तरफ चले गए। तो ये हो जाता है कारण कि क्यों यूरेशिया और भारत के बीच में जो है उसमें ज्वालामुखी क्यों नहीं होते, क्योंकि बेनिंग ऑफ जोन नहीं बना। लेकिन इनके बीच में आज ये है, लेकिन कालांतर में ये प्लेटें ऐसी नहीं थी। इंडिया और यूरेशिया, कालांतर में ये प्लेट ऐसी थी, इसका कुछ भाग सागरीय था, इसका भी कुछ भाग सागरीय था। ये यूरेशिया थी और ये क्या थी? भारत की प्लेट थी, और बीच में इनके एक सागर था। उस सागर का नाम था टेथिस सागर। उस सागर में इस तरह से अवसाद भी थे। अब आप सोचिए, सब लोग सोचते जाइए कि जैसे जैसे ये प्लेट पास आती गई, पास आती गई, पास आती गई, इसका जो ये अग्रिम हिस्सा था ये नीचे भी गया होगा, ये पिघल गया होगा। सर तो ये जो हिस्सा है नीचे गया होगा तो कुछ ज्वालामुखी तो आए होंगे। हाँ, पहले ज्वालामुखी आए हैं, जब ये प्रक्रिया चल रही थी ज्वालामुखी आए। और ये जितने भी अवसाद थे, बच्चों, अवसाद पूरे भर जाएंगे कि नहीं भर जाएंगे? ये सागर छिछला हो जाएगा कि नहीं? सोच के देखिए। पहले तो बताइए चित्र समझ में आया कि नहीं? भारत की प्लेट धीरे धीरे आती चली गई, उसका जो अग्रिम हिस्सा था वो सागरीय था, वो सागरीय हिस्सा नीचे चला गया, नीचे चला गया तो उससे ज्वालामुखी बने। तो यहां पर कुछ ज्वालामुखियों का उद्गार हुआ। बट सर आपने तो अभी कहा ज्वालामुखी का नहीं हुआ। बेटा पुरातन काल की बात कर रहा हूं, पहले हुआ था। लेकिन अब जो स्थिति है, अब कुछ भी नीचे नहीं जा रहा है, अब कुछ भी नीचे नहीं जा रहा। तो पहले जो है उसमें कुछ ज्वालामुखी के आंत्रजनित अवशेष मिलते हैं, लेकिन वो नहीं है। और ये इसमें अवसाद सारे के सारे छिछला हो जाएगा कि नहीं? सागर क्यों हो रहा है छिछला, जल्दी बताइए। जल्दी से बताइए। सर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच की लाइन हिंज लाइन होती है। दीपिका गौर जी, किसी मास्टर जी ने आपको हिंज लाइन बता दी और आपने कहा हिंज, दरवाजे का हिंज तो होती है। वैसे तो देखो तकनीकी रूप से तो उसे सूचर जोन कहा जाता है, बट आपने कहा कि मैं जरा कुछ टेस्ट कर लूं, तो आप हिंज लाइन मान लीजिए। तकनीकी रूप से हिंज नहीं, सूचर कहा जाता है, ठीक है। अवसाद, अवसाद क्या होते जा रहे हैं? अवसाद ऊपर आते जा रहे। सर ये अवसाद ऊपर क्यों आ रहे हैं? वो बचपन में कहानी सुनी थी, कौवे को पानी पीना था, मटके में, घड़े में पानी था, लेकिन पानी नीचे था। तो कौवे ने क्या किया? कंकड़ डालने शुरू किए, पानी का स्तर ऊपर आ गया, है ना। तो यूं समझिए कि जब ये सागर ही पतला होता जा रहा है तो इसके जो कंकड़ हैं ऊपर तक आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? और एक समय ऐसा भी आएगा, ये जब दोनों ही एक दूसरे से टकरा जाएंगे तो जितने भी हैं इनका क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा पिचकू। ये पिचकू हो जाएंगे कि नहीं? पिचक जाएंगे। जितने भी अवसाद थे वो पिचक के बाहर निकल आएंगे ना। कभी कभी ब्रेड के साथ लोग मक्खन लगाते हैं, जैम लगाते हैं, ज्यादा लगा देते हैं, दबाया तो मक्खन जैम साइड से बाहर आ जाता है कि नहीं आ जाता? ठीक है, तो पिचकू से ये बाहर आ गए तो इससे क्या बने? हमारे हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत कैसे हैं? अवसादी पर्वत हैं। हिमालय के कुछ हिस्से अवसादी हैं जो टेथिस सागर से बने। पर मैं बताना चाहता हूं हिमालय में 3 श्रृंखलाएं हैं, समानांतर श्रृंखलाएं। सिर्फ एक श्रृंखला टेथिस सागर से बनी है, दूसरी श्रृंखला ये है और तीसरी श्रृंखला ये है। तो ये भारत के भूगोल में बताऊंगा कैसे बना, ठीक है। सभी को समझ में आया? तो हिमालय की एक ही श्रृंखला नहीं है, ये है टेथी हिमालय, उसके बाद आता है हमारा इनर हिमालय, फिर मिडल हिमालय। वो कैसे बने वो देखेंगे। बट अभी आपके लिए जो पहली चीज थी, जब ये दोनों महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं तो इन दोनों की नैसर्गिक टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी, भाई हम नीचे नहीं जाएंगे, है ना। सर कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते, ये वो वाले हैं।
तो कटवाने को तैयार हो जाना है सर। इनको टूट जाएंगे, मुड़ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, बहुत तनाव आ जाएगा। तनाव की वजह से आप जानते हैं कि हिमालय पूरी की पूरी पेटी में कभी भी भूकंप आएगा, कभी भी आएगा, क्योंकि वो तनाव बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसका खास वो रहता है। ठीक है, सभी लोग क्लियर? सर पिचकू कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। अरे यार, मतलब कितने महान लोग हैं, कहां से आते हैं, कहां से आते हैं। ये एक प्लेट है, भारत की प्लेट, उसमें ये सागर है और यहाँ पे अवसाद हैं, और यहाँ पे मान लीजिए दीवार है। अगर ये आकर चिपकेगी तो ये सारे अवसादों का क्या होगा, पिचक जाएंगे कि नहीं पिचक जाएंगे। खैर, उस क्लास को उस सोच पे ले जाने की जरूरत ही नहीं है। जब दो दो महाद्वीपों के बीच में एक सागर का संकुचन हो गया और वो पिचक गया, तो भाई कहाँ जाएंगे अवसाद, वो अवसाद पिचक के बाहर ही तो आएंगे। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो जरूरी थोड़ी आईएएस देना है, जीवन में और बहुत से आयाम है यार। एकदम सर पिचक नहीं समझ में आया, कैसे पिचक निकल सकता है। पिचकू तो मैंने कहा यार, आजकल कौन सी टमाटर की सॉस आती है ना, किसान टमाटर सॉस, उसका ऐड आता है कि नहीं, पिचकू दबाओ और पिचक जाएगी। तो यही हुआ बेटा, दबाव हुआ और पिचक गया। शायद मुझसे गलती से उदाहरण निकल गया, आई शुड हैव कॉल्ड इट कंप्रेशन। जो वहां पर दबाव होगा, दबाव की वजह से सिकुड़न होगा, सिकुड़न की वजह से जो अवसाद हैं वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जो है स्तर बनाकर ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर बढ़े जाएंगे। पिचकू कहना शायद गलत हो गया। चलिए, ये क्लियर हो गया, आपके उत्तर भी हो गए और आपको ये क्लैरिटी भी हो गई जो हम बात कर रहे थे प्लेटों की। अब सारी प्लेटें खत्म, अभी सारी प्लेटें खत्म कहां पर होंगी ये भी हमने देख लिया। अपसरण कहां हो रहा था, अपसरण हो रहा था हमारे जहां पर सागरीय कटक बने, ठीक है, मिड ओशियानिक रिजेस में। ठीक है सर, बेनी ऑफ जोन बता दीजिए। रूपम यादव जी देखिए, समय मत व्यर्थ करिए। जब प्लेट नीचे जाती है, जहां पर वो पिघल जाता है, उसको बेनी ऑफ जोन कहते हैं। ये मैंने तब भी बताया था, उस वाक्य को रिपीट कर दिया। आप चाहें तो इसको दोबारा सुन लीजिएगा। बेनी ऑफ जोन, अब उसमें सर क्या क्या बन रहा है, कैसे वो हो रहा है, हो सकता है आपका वैकल्पिक हो, आप चाहते हो कि जो है वैकल्पिक वाली बातें यहां पे करें, हो सकता है किसी मास्टर से वैकल्पिक पढ़े हो। जितना एक जीएस के छात्र को जानना है कि जब एक प्लेट नीचे जाती है तो तापमान बढ़ता है, उस वजह से वो पिघल जाती है और उस क्षेत्र को बेनी ऑफ कहते हैं, इतना है। जबरदस्ती कुछ चीजों को, क्लास को हाईजैक ना करें। ठीक है, एक प्रश्न आया था, और जो काम के प्रश्न है ना फिर वो निकल जाएंगे ये ऐसे प्रश्नों की वजह से। एक छात्र ने पूछा कि सर आपने कहा अब सारी प्लेटें हैं और वहां पर नई नई परपटी का निर्माण हो रहा है, सृजनात्मक, और आपने कहा अभी सारी पर विनाश हो रहा है। सर तो ये अटलांटिक महासागर बढ़ क्यों रहा है, अटलांटिक महासागर बढ़ क्यों रहा है, तो ये तो बराबर होना चाहिए। तो सभी लोगों को ध्यान देना, वैसे हम इसे वैकल्पिक विषय में और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी की एक आलोचना हुई, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की एक आलोचना है, ध्यान दीजिए। आलोचना यह है कि विश्व में अपसारी सीमांत ज्यादा हैं, अभिसारी सीमांत कम है। यानी विश्व में स्थल का निर्माण ज्यादा हो रहा है, विध्वंस कम हो रहा है। यह एक फैक्ट है, भूगर्भ शास्त्रियों ने पाया कि ऐसा हो रहा है। सभी लोग समझ में आए? तो बहुत से आलोचकों ने कहा कि भाई ये कैसे संभव है, फिर तो पृथ्वी जो है उसकी सतह बड़ी फैलती जानी चाहिए। क्या आपके दिमाग में भी सवाल आया? एक छात्र ने कहा कि सर अटलांटिक महासागर क्यों फैल रहा है, आप ही ने तो कहा अटलांटिक के महासागर के केंद्र में नई परपटी बनी और साइड में विध्वंस हो गया, सर ये फैल क्यों रहा है? तो फैल ज्यादा रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, अटलांटिक महासागर के किनारों पर अभिसरण की सीमा ही नहीं है, अभिसरण वहां हो ही नहीं रहा है, तो फैलेगा ही फैलेगा, है ना। तो अब इसका उत्तर भी दे रहा हूं, आपको सुन के आश्चर्य भी होगा और अच्छा भी लगेगा कि पृथ्वी का आकार बढ़ रहा है। पृथ्वी जो ग्रह था, जो पहले छोटा ग्रह था, पृथ्वी का आकार बढ़ रहा है, निश्चित रूप से बढ़ा है।
ये भी भूगर्भ शास्त्रियों ने पता किया है। तो ये आलोचना नहीं है, ये एक फैक्ट है जो हो रहा है। ठीक है। साउथ अमेरिका में भी लंबी पर्वत श्रृंखलाएं कैसे बनी? बेटा मजाक मत करो, इन सब का उत्तर हो चुका है। अगर आप अपनी कल्पना नहीं करोगे कि साउथ अमेरिका में कैसे बनी, तो वो सब तो अभी हम पहले भी बात कर चुके हैं, विश्व भूगोल में भी और ये भी। किसी ने कहा सर फिर चैट आप पढ़ते हैं तो फिर आप जवाब देते हैं। देखिए मेरी शैली हमेशा ये है, मेरे शिक्षकों ने भी क्लास में मुझसे प्रश्न पूछे। ये तो ऑनलाइन में कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई आप कोई प्रश्न नहीं पूछते। मुझे वाकई में लगता है कि उस शिक्षण में सिर्फ वन वे ट्रैफिक होता है। बट हाँ, यहाँ पर कुछ लोग कुछ उल्टा सीधा पूछते रहते हैं, तो इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। बट कुछ ऐसे सवाल आ जाएं, अब आप पढ़ा रहे हो और ओ और सी नहीं पता है, तो इसलिए हमने उसका उत्तर दे दिया। ठीक है। तो आशा है जिस छात्र ने पूछा था अंतर कि सर वो क्यों फैल रहा है, वो इसलिए फैल रहा है। और एक ये भी है, आप यूं समझिए कि आपके घर के परिवार के सदस्यों में एक सदस्य के पास पैसा आ रहा है, ठीक है, और दूसरा सदस्य पैसा खर्च रहा है। संभव है कि नहीं? तो आपके घर का तो मान लीजिए 10,000 रुपए आए, 10,000 रुपए खर्च हो गए, तो नेट तो जीरो ही हुआ। यस। लेकिन जिसके पास 10,000 आए वो तो खुश है कि मेरे पास पैसे बच रहे हैं, और जिस बेचारे के पास 10 नहीं थे, उसने खर्च किए किसी से उधार मांग के, वो तो उधार में चला गया कि नहीं चला गया? तो ऐसा नहीं हो रहा है कि अटलांटिक महासागर में जितनी अपसारी हैं उतनी अभिसारी भी हैं। तो वहां अपसरण ज्यादा हो रहा है, इसलिए अटलांटिक क्या है? फैलता हुआ महासागर। और प्रशांत महासागर क्या है? उसमें अभिसरण ज्यादा हो रहा है, सिकुड़ता हुआ महासागर। समझ में आया? ठीक है। समानांतर प्लेट संचलन, अब ये जो हमारा आखिरी था इसको भी देख लेते हैं। जब दो प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं, एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, ना तो उन्हें नीचे जाना है ना आपस में दबाव डालना है, बट वो जहां पर है यथावत बनी रहेंगी और थोड़ा सा समानांतर चलेंगी। उस समानांतर चलने को तीसरे सीमांत का नाम दिया गया समानांतर प्लेट। ना यहां रचना हो रही है ना यहां विनाश हो रहा है, तो इसका नाम क्या कर दिया? संरक्षी। संरक्षित रहता है, निष्क्रिय है एक तरह से, कुछ और ऐड या डिलीट नहीं होता, तो इसका नाम है संरक्षी। ठीक है, सभी लोग क्लियर है? संरक्षी प्लेट। प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं। इसका उदाहरण और इसका चित्र हमने पहले भी देख लिया था, एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं। दो प्लेटें हैं, ये एस्थेनोस्फीयर पर हैं, इनमें से कोई सी भी अंदर नहीं जाना चाह रही, दोनों एक दूसरे से समानांतर चल रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा ये एक और नशीला क्वेश्चन है, पृथ्वी बढ़ रही है या महासागर? क्या महासागर पृथ्वी से अलग है? आप ऐसा सवाल पूछेंगे तो मेरे पास भी सवाल है, क्या महासागर पृथ्वी से अलग है? चलिए, तो हम बात कर रहे हैं, दो प्लेटें ऐसे जुड़ी हुई हैं, जब ये इस तरह से अलग होंगी तो एक झटका आएगा। झटके की वजह से क्या आएगा? भूकंप। तो हमने पिछली दोनों सीमांतों में देखा कि उनसे संबंधित भूभौतिकीय घटनाएं क्या होंगी। तो इससे संबंधित भूभौतिकीय घटनाएं क्या होंगी बच्चों? यहां पर केवल भूकंप आएगा। क्यों? क्योंकि जब दो प्लेटें आपस में रगड़ खाएंगी और एकदम झटके से तनाव के साथ हिलेंगी तो वहां से ऊर्जा रिलीज होगी। ऊर्जा याद है, अगर आपको याद हो, अर्थक्वेक का, भूकंप का उद्गम बिंदु, वहां से उद्गम होगा, फिर वो कहां पर जाएगा? अधिकेंद्र की तरफ जाएगा और तरंगे निकलेंगी। यहां तक क्लियर? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका विश्व प्रसिद्ध उदाहरण कहां है? एक ही उदाहरण है, अक्सर किताबों में वही दिया जाता है, कहां पर है? जल्दी से बताइए। अंजना कुमारी जी कह रहे हैं तो क्या इसी वजह से तुर्की में भूकंप आया? तो बच्चों ये गलत बात मत करिए। भूकंप का क्या एक ही सीमा पर आता है? भूकंप तो पिछली दो पर भी आया। तो आप कैसे ये कह सकते हैं सर इसीलिए तुर्की पर आया? आप सोच के देखिए, आपको शिक्षक ने बताया कि अपसरण सीमा पर भूकंप आ सकता है, अभिसरण सीमा पर भूकंप आ सकता है, और संरक्षी सीमा पर भी भूकंप आ सकता है, समानांतर सीमा पर भी आ सकता है। अच्छा सर, तीनों पे आ सकता है, इसका मतलब टर्की पे यह हुआ था। ये कहां से कंक्लूजन निकला? ये कैसे कंक्लूजन निकला? अजीब सी बात।
ये तो कंक्लूजन ही नहीं ना। मोदी जी अमेरिका गए, अमेरिका से भारत के संबंध अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। भारत जो है रूस से भी अपने संबंध में प्रगाढ़ता बनाए रखना चाहता है। इसका मतलब यह हुआ कि कल ईद है। ये कौन सा लिंक हुआ भाई? ये तो अंतरराष्ट्रीय संबंध चल रहे थे, अचानक कल ईद की बात क्या है? वो तो सांस्कृतिक हो गया। 3 तरह के भूकंप बताए, तीनों पे आ रहा है सर, इसका मतलब टर्की में ही आया था। कैसे जोड़ते हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों मैं इसको रोक रहा हूं? ये मत सोचिएगा कि मैं इसमें समय व्यर्थ कर रहा हूं। जो बच्चे प्रीलिम्स पास करेंगे और जो नहीं करेंगे, उनमें यही अंतर है। उनमें यही अंतर है कि वो ऐसे गलत निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं सकते। 3 तरह की सीमाएं हैं, तीनों पर भूकंप आ रहे थे। तीसरी देखते एकदम बोले सर टर्की पे ही आया। क्यों आएगा भाई? तो ये इसका उदाहरण विश्व में कहां पर है मैं बना देना चाहता हूं। और फिर मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो क्लासेस होती हैं, जो शिक्षक आपसे बात करते हैं, जो आपसे सवाल पूछते हैं कई तरह के, वो आपकी सोच को विकसित करने के लिए हैं, आपके एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए। तो इन सारी चीजों को ध्यान दीजिए, अपने लॉजिक में पैनापन लाइए। फिर हवा में नमी है, तापमान कम हो रहा है, इसलिए संघनन हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ? 1947 में भारत आजाद हो गया। ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? इस तरह के घातक लॉजिक के साथ अगर एग्जाम देने जाओगे तो फिर क्या होगा? यार ये यूपीएससी बहुत कठिन प्रश्न बनाता है, हमको समझ नहीं आता। क्लास में तो समझ आता है, लेकिन यूपीएससी के प्रश्न नहीं आते। लॉजिक पे काम करेंगे। ये मैंने बनाया उदाहरण। कौन सी सीमा बच्चों? कौन सी सीमा? अभिसरण। कौन सी प्लेट? नाजका प्लेट, फिर दक्षिण अमेरिका प्लेट। बोल रहा हूं, अभी भी कुछ छात्र कहेंगे सर ये एन और एस ए का क्या मतलब है? एस ए का मतलब सचिन अरोड़ा, एन मतलब नाइट। ऐसा वाला मत करिएगा। एस की आकृति में मध्य अटलांटिक कटक कहलाता है ये। कौन सी सीमा? अपसरण हो रहा है। सभी लोग मेरे साथ? उसके बाद जहां पर अभिसरण होता है वहां पर वलित पर्वतों का निर्माण होता है। दिख गया वलित पर्वत का उदाहरण? क्योंकि ये ओ और सी है तो यहां ज्वालामुखियों का उद्गार होना चाहिए। कितने लोगों को याद है यहां पर, कितने लोगों को याद है यहां पर दक्षिण अमेरिका और विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो? जल्दी से बताइए क्या नाम था? ओजस डेल सेलाडो, याद है? याद है? ये उस वजह से। और यहां भूकंप आएगा, यहां भूकंप भी आएगा। ये भूकंपीय पेटी है। समझ में आया? अभिसरण, अपसरण। अब यहां मैं बताना चाहता हूं एक छोटी सी प्लेट। ये प्लेट लगभग खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। इसका नाम क्या है? जुआन डी फूका। जुआन डी फूका। ये एक प्लेट है। ये प्लेट भी अभिसरण कर रही थी, और ये प्लेट लगभग उत्तर अमेरिका के नीचे जा चुकी है। इसका समाप्त हो गई, ये समाप्त हो गई, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभिसरण हुआ तो यहां पर क्या आया बच्चों? सर ये रॉकीज है। क्या रॉकीज में आपने माउंट सेंट हेलन सुना है? कई ज्वालामुखीय पर्वत हैं, बिल्कुल हैं। क्या रॉकीज में भी भूकंप आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता? जल्दी से बताइए, आ सकता है? यहां तक क्लियर है? सभी लोग कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, अब यहां पर अमेरिका में ये पार्ट ऐसे जा रहा है, ये पार्ट ऐसे जा रहा है। विशेष हो गया कि नहीं हो रहा? इधर और इधर। ये कौन सा क्षेत्र है अमेरिका का? कितने लोगों को याद है? कैलिफोर्निया क्षेत्र।
और ये जो समानांतर जो सीमांत बना है, ये विश्व में बहुत बहुत मशहूर है। इसका नाम क्या है? कौन कोई लिखेगा? किसी को याद है कैलिफोर्निया में क्या है? कोई बता सकता है इस फॉल्ट का नाम क्या है? इस फॉल्ट का, इस भ्रंश का नाम क्या है? सर, अभिसरण और अपसरण किस बल के कारण होता है? लक्ष्मी शिवहरे जी पूछिए। लक्ष्मी जी, आप क्या क्लास नहीं कर रही हैं? इस पे तो हमने पहले ही बोला किस बल के कारण होता है। लक्ष्मी जी, मजाक ना करें। ये देखो, प्लेट के संचरण के कारण तीनों बताए थे। संवहन, तरंग, कटक दबाव, स्लैब खिंचाव। प्लीज क्लास को करें, क्लास को करें, मजाक ना करें। मृत घाटी एकदम गलत उत्तर बता रहे हैं। जो भी मृत घाटी कह रहा है, कहां से कह रहे हैं मुझे नहीं पता। क्यों मृत घाटी कह रहे हैं? बिल्कुल गलत। कोलोराडो प्लेटू 100% गलत, बहुत गलत बात है। कोई कुछ नहीं पढ़ रहा है इसमें, और ऊपर से पूछ रहे हैं सर ये प्लेटें चलती कैसे हैं? सर, मीड झील भी बनी थी। तुम्हें पता है मीड झील कैसे बनी थी? मीड झील कैसे बनी थी? हूवर बांध बना था, बांध के पीछे का पानी। यही होता है रटने का नुकसान। रटने का नुकसान देख रहे हैं आप सभी लोग। सर, मीड झील भी बनी थी। शिक्षक का प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है बच्चे, यहां पर बताइए कौन सा सीमांत है, कौन सा सबसे मशहूर सीमांत है? कह रहा है सर यहां मीड झील बनी थी, सर यहां ये पठार है, सर वहां वो पठार है। बताइए। यही होता है कि, और आपको सबसे ज्यादा मजा विश्व भूगोल में आया होगा। क्यों? क्योंकि रटान के लिए माल मिल रहा था। लेकिन यूपीएससी क्या करेगा? यूपीएससी इसमें बहुत कुछ कराएगा। 2 साल पहले इस नाम की एक फिल्म रिलीज हुई है। जल्दी से बताइए क्या नाम है? मैंने उदाहरण भी दे दिया, देखो, कोको स्प्लिट। कैलिफोर्निया वाली, एक मैक्सिको निकला। सैन एंड्रियास, इस नाम की एक फिल्म बनी। उस फिल्म में कल्पना की गई कि अगर ये भ्रंश, ये जो भ्रंश है, ये जो एक तरह का, एक प्लेट इधर जा रही इधर जा रही है, इससे अगर भूकंप आया तो यूएसए में क्या होगा, ऐसा कल्पना की गई। ठीक है। ग्रेट कैनियन। तो ये मुझे दिखाता है कि आप क्लासेस में कोचिंग के वीडियोस के अलावा कुछ नहीं पढ़ रहे। बड़ा सपना रखने के लिए फिर बड़ा काम भी करना पड़ता है भाई। ठीक है। सेंट एंड्रियास भ्रंश तो सिर्फ क्लास में रट लिए हैं। पहले क्या रटे थे? राजधानी, देश, राजधानी। उसके बाद क्या कर लिए? पहाड़, पर्वत, नाले रट लिए। उसके बाद क्या किए? मास्टर जी को रोक के, मास्टर जी ये बताइए प्लेटें चलती कैसे हैं? मास्टर जी ने सब बताया, सब बताया, पूरा समय देकर बताया। ग्रेट साल्ट लेक। किसी ने क्या झील पूछी थी? अब पब्लिक लगी रहेगी इसको बताने में। तो मैंने आपको क्या दिया? मैंने आपको ये होमवर्क दिया था बच्चों, ढूंढ के आइएगा ये कहां पर है और ये कहां मिलेगा, ये भी बता रहा हूं, ये भी बता रहा हूं। हमारा भी शिक्षक भी हतोत्साहित होते हैं इससे, और आप तो जो हैं वो करते ही रहते हैं। एटलस निकालेंगे जल्दी से। एटलस, एटलस जल्दी से निकालेंगे। आप सभी की एटलस में दिया हुआ था, मैंने पहले भी बताया था, आप सबकी एटलस में मिलेगा। एक बोल रहा है सर वही वाली टी शर्ट पहने, इसका ध्यान मेरी टी शर्ट पे है। सुनो, आइंस्टाइन ने 10 कमीजें ले ली थी। सफेद रंग का कुर्ता मैंने 10 ले लिए। ये जो है ये आती है गिर, मैं एक बार गिर गया था तो वहां से मुझे पसंद आई, मैंने 2-3 ले ली। तो उस बेचारे का ध्यान इसमें है कि सर के कमीज में, आप यूं समझिए, और आईएएस का दम भर रहा है, बात बड़ी कर रहा है। सर जी कमीज वही है सर, आवाज वही है। सोच रहे हैं आप? ये देखिए, ये है बच्चों। कोई कहेगा जल्दी पढ़ाइए जल्दी पढ़ाइए, इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। उत्तर नहीं था वो जो जल्दी पढ़ाई है, उसके पास सेंट एंड्रियास नहीं है, वो रट के बैठा हुआ है। वो सारी झीलें बता देगा, सारे नाले बता देगा, सब बता देगा। मृत घाटी अभी तक लिख रहे हैं। ये सीमाएं हैं, ये सारे के सारे सीमांत हैं। ये कहाँ पर है? ये आपकी एटलस में है, नेचुरल हैजर्ड मैप, यहाँ पर ही मिल जाएगा। बहुत अच्छे से उन्होंने ही बना रखे हैं सारे, सबकी एटलस में, सबकी एटलस में ये दिया हुआ है। और होमवर्क दिया था, होमवर्क करेंगे नहीं, अचानक आ जाएंगे सर जी।
ये वो। तो याद है कि नहीं कितने लोग हैं क्लास में? आप और मैं, बाकी लोग हवा हवाई। ट्रू। ये चित्र बनाना आना चाहिए। जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं बच्चे, वो रोज रोज उनसे कहा जाता है। अब उनसे पूछा जाए ना कि एक बात बताइए कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है, तो वो ऐसा नहीं कहते प्लेट विवर्तनिकी मतलब प्लेटें आ रही हैं जा रही हैं। वो सटीक बताते हैं प्लेटें कुछ जगह पर अलग हो रही हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री या अपसरण हो रहा है, जैसे कि ये सागर में और आइसलैंड में द्वीप पर। बिल्कुल सटीक लिखते हैं, उदाहरण के साथ लिखते हैं। यहां पर क्या है, नाजका प्लेट और दक्षिण अमेरिका की प्लेट का अभिसरण हो रहा है, उससे एक नीचे जा रही है। यहां पर ज्वालामुखी हो रहे हैं, जैसे ओजस डेल सेलाडो, और विश्व की सबसे लंबी, विश्व की पृथ्वी की सबसे लंबी वो बनी क्या, फुल वलित माउंटेन चेन बनी। ठीक है, सभी लोग क्लियर है? अब हम आते हैं यहां पर। तो जो छात्र परीक्षा के लिए सीरियस है उन्होंने चित्र बना भी लिया होगा, बाकी केवल यही देख रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट और ये प्लेट भी ऐसे जा रही हैं, ये भी ऐसे जा रही हैं, ऐसा भी मोशन हो रहा है। तो यहां पर क्या बने, पर्वत, हिमालय। यहां पर क्या बने, ईरान के पर्वत एल्ब्रूस जाग्रोस। यहां पर क्या बने, टर्की के पोंटिक और ये। तो यहां पर दबाव पड़ रहे हैं, सब वलित पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं। तो मुझे बताइए कि यहां टर्की है, टर्की में अगर भूकंप आया तो वो क्या ऐसे वाले से आया, जो किसी छात्र ने अभी अनुमान लगाया? अच्छा, ये संरक्षी से आया। कौन सी वाली सीमा है यहां पर, जल्दी बताओ। एल्प्स किससे बने, कौन सी सीमा है यहां पर, जल्दी बताओ। कौन सी प्रकार की सीमांत है यूरोप में, कौन से प्रकार का सीमांत है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। अभिसारी, बिल्कुल अभिसारी। ये पूरी की पूरी पेटी अभिसारी है भाई, भारत तक। और इधर भी यहां देखोगे सारा अभिसरण का क्षेत्र है ना, सारा अभिसरण का क्षेत्र है। तो जबरदस्ती की सर ये वाला तीसरी वजह से टर्की आया। सोच के देखिए ना, मैंने इसीलिए कहा चित्रण तो करिए, जो आपके शिक्षक ने पढ़ाया है, विश्व भूगोल में पढ़ाया और भौतिक भूगोल में पढ़ाया, उनको जोड़ेंगे तब जाकर होगा। बट वो हम जोड़ते नहीं। जिसके पास वो कल्पना है वो निश्चित रूप से प्रीलिम्स पास कर रहा है। क्यों ऐसा हो जाता है कि छात्र जो है यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, यूपीएससी में अटक जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है और जो है यूपीएससी की प्रीलिम्स की कट ऑफ उससे सापेक्षिक रूप से कम हो जाती है? क्योंकि यूपीएससी के जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको दो सिद्धांत लगा के रिजल्ट पे ज्यादा आना होता है। वैसे तो अब यूपीपीसीएस ने भी अपना बहुत पैटर्न बदल लिया है। आज से 5 साल पहले का यूपीपीसीएस बिल्कुल रटान पे आधारित था, अब तो बहुत अच्छा वो भी सोच डालने लगे हैं। तो आज की डेट में जो छात्र केवल क्लास कर रहा है, केवल कुछ रट के पहुंचा है, उसके लिए प्रीलिम्स में ही छटनी हो जाएगी। तो आप सबसे अनुरोध है कि जो आपने पढ़ा है उसको जरूर जोड़िएगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। वलित पर्वत भी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर इस तरह से ये हमारे एल्प्स बने, ये हमारे रॉकीज बने, ये हमारे एंडीज बने और ये हमारे हिमालय बने। ठीक है, अब एक विशेष बात बताना चाहता हूं सभी लोग, अब एक विशेष बात बताना चाहता हूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक हाथ है किसी का, हाथ में एक हल्का सा कट आ गया, चाकू से हाथ कट गया, चाकू से हाथ कट गया। डॉक्टर इसके लिए क्या करते हैं? अगर चाकू से हाथ कट जाए तो डॉक्टर क्या करते हैं? जल्दी बताइए। सर डॉक्टर उसे टाका लगा देते हैं, टाका लगाते हैं। जब आपके हाथ पर टाका लग जाता है, बहुत से लोग कह रहे हैं स्टिच लग जाता है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे आपकी जो जो टिश्यू है उसको पकड़ के जोड़ते हैं और उसको सिलाई कर देते हैं धागे से। आपने देखा वो धागे से। उसके बाद
1 साल बाद आप देखेंगे वो धागा भी चला गया और वहां टाका भी, हल्का सा निशान रह जाता है कि नहीं, निशान रह जाता, हल्का सा रह जाता है, लेकिन हाथ की त्वचा तो कंटिन्यू हो गई कि नहीं हो गई? समझ में आया? ठीक है। ध्यान दीजिए सभी लोग, जब दो चीजें आपस में टकराई ना, तो यहां पर 2 प्लेटें टकरा रही हैं, तो 2 प्लेटें एक तरह का टाका है। ठीक है, ये टांके अभी ताजे ताजे लगे ये क्या लगे बच्चों? टांके अभी ताजे ताजे लगे हैं इसलिए दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर एक पुराना टांका है। जब प्लेट की सीमांत नहीं है और वो टांका जो है अब सूख चुका है, क्या कोई मुझे बताएगा कि मैं कौन से पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा हूं और क्या आपको समझ में आया उसका निर्माण कैसे हुआ? सर आप यूराल की बात कर रहे हैं। यूराल क्या है? एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। तो हो सकता है एक किसी काल में ये दोनों खंड आपस में टकराए थे और एक नीचे गया और इससे क्या बन गए? पर्वत श्रृंखला बन गई। तो आप ये मत समझिए कि एक प्लेट जब आप दूसरे से टकराती है तो टकरा के कुछ और नहीं हुआ। कई बार क्या हो जाते हैं, वो जुड़ भी जाती हैं, एक बन जाती हैं। जैसे अगर हमारी हड्डी टूट जाए पैर की या हाथ की, तो डॉक्टर क्या करता है? फ्रैक्चर पे कास्ट बांध देता है, बोलता है हिलाना मत, वो हड्डी अपने आप जुड़ जाएगी। जुड़ जाती है कि नहीं? कैल्शियम अपने आप उस पर जोड़ लगा देगा। उसी तरह से ये क्या हुआ है, दोनों प्लेटें अलग थी विगत काल में, भूगर्भिक काल में, अब सीमेंट होकर एक हो चुकी हैं। तो आज यहां प्लेट की सीमा नहीं है, प्लेट की सीमा नहीं है, लेकिन पर्वत ये दिखाते हैं कि एक जमाने में यहां पर रही होगी। सभी लोग क्लियर? क्लियर है? सर यूराल और अरावली एक ही है क्या, कोई बताए? तो रितु कुमारी जी ऐसे नशे वाली बात नहीं करनी चाहिए, और ये जो क्या कोई बताए है, कोई वो थोड़ी चल रहा है। अब हुआ क्या, अब ऐसा किताबों में लिखा है कि जो बहुत पुराने वलित पर्वत बने उनको पुरातन वलित पर्वत कहा जाता है, और जो नए बने उनको नूतन कहा जाता है। पुरातन में उदाहरण दिया जाता है, देखिए अरावली पुरातन है, यूराल पुरातन है, एपेलेशियन पुरातन है, ये किताबों में लिखा हुआ है। और हो सकता है आपने कहीं किसी टीचर के वीडियो में लिखकर नोट्स भी छापे हों। आज अचानक दिमाग चलने लगा, यार किसी टीचर ने बताया था यूराल और अरावली, चलो पूछ लेती हूं कि भाई क्या यूराल और अरावली सेम है? भाई एक अलग जगह पर एक दूसरी जगह पर, इनमें समानता क्या है? दोनों वलित पर्वत हैं, दोनों पुरातन वलित पर्वत हैं। ये पता क्या होता है, जब हम शिक्षा को 1 2 3 4 5 6 10 के क्रम में नहीं चलते, क्रमवार तरीके से नहीं चलते, जब हम कहीं से इधर से ये मास्टर से उठा लिया, इधर से ये किताब से उठा लिया, इधर से ये उठा लिया, जब हम उनमें मोतियों में धागा नहीं होता ना, तो सिर्फ कंफ्यूजन रहता है। एक सिंपल सी बात कर रहे, प्लेटें आती हैं, मुड़ती हैं, ठीक है, मुड़ती हैं, मुर्दार पर्वत बनते हैं। कुछ बहुत पहले बने थे, क्योंकि क्यों, पृथ्वी पर सारे के सारे स्थल जो हैं चलायमान हैं, कभी टकराते हैं, कभी टूटते हैं। आपने देखा, अगर आपको याद हो, वेगनर ने कहा, फिर मैंने आपको विल्सन साइकिल भी बताई कि हर 500 मिलियन साल में फिर टूट जाते हैं, फिर जुड़ते हैं। तो वलित पर्वत बनना और उनका निश्चालन होना और वो छोटे होकर फिर से अवसादों में बदल जाना, ये सतत प्रक्रिया, ये होती रहेगी। आपको कल मैंने रॉक साइकिल भी सिखाई, चट्टान चक्र की, ये होता रहता है। तो आप सबसे अनुरोध है कि अपनी चीजों को एनसीईआरटी से क्रमवार तरीके से पढ़ें। प्लीज रिप्लेसमेंट मत ढूंढें अपने पढ़ने का कि मुझे एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़ जाए। अगर आपको ना पढ़नी पड़ जाए तो आपको क्यों देश की सर्वोच्च सेवाएं दी जाएं, आप ये बताइए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने तक का कष्ट नहीं लेना चाहते, अपनी तरफ से उसको सोचकर उसका निष्कर्ष पे निकलना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि कोई चम्मच लेकर ही हमें दे और हम आईएएस भी बन जाएं, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, सभी लोग क्लियर हैं यहां पर? आर वी डन? कोई कह रहा है सर नोट्स पहले दे दिया करो, नोट्स पहले ही डले हुए हैं वो तो। फिर उनमें कहते हैं सर वो तो बहुत कठिन है, फिर उसमें कहते हैं वो बहुत कठिन है। तो हमने सरलता के लिए क्या कहा, क्लास 11th की एनसीईआरटी पार्ट 1 चैप्टर है, उस पर एज इट इज। यहाँ पे बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, अच्छे से दिए हुए हैं, तो आपको ये भी नहीं पता है कि कहाँ से पढ़ा रहे हैं, आप ओ और सी जानते नहीं है, है ना?
चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये क्लास ऐसी अटक जाएगी। चलिए अगला बिंदु ज्वालामुखी। ठीक है, एक बार को कल्पना करें, और मैं थोड़ा कल्पनाशील करवाना चाहता हूं। कोई लिख रहा है एनसीईआरटी बहुत अच्छा है, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो बातें बताई एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, और तो कहीं दूर जाना ही नहीं है। बट वो भी तो नहीं देखी है ना, पूरी बात ये है। चलिए थोड़ी देर को अपने को आंख बंद करिए और एक भूकंप और ज्वालामुखी से भरे हुए क्षेत्र में चलते हैं। आपके चारों तरफ ज्वालामुखी फट रहे हैं, कैसी स्थिति है? ज्वालामुखियों की कल्पना करना चाहता हूं। क्या आप ज्वालामुखी के कभी पास जाने की सोच सकते हैं? अगर ज्वालामुखी फट रहे हैं तो पहला प्रश्न, क्यों फट रहे हैं? एक ज्वालामुखी युक्त क्षेत्र है, ज्वालामुखी क्यों फट रहे हैं? और आप वहां पर हैं तो क्या आप वहां पर जिंदा रह सकते हैं या आपका आखिरी दिन है? जल्दी से बताइए। ज्वालामुखी, थोड़ी देर को कहां पर गए हम? ज्वालामुखी क्षेत्र में पहुंच गए। सर बहुत डर लग रहा है सर, सब जगह ज्वालामुखी फट रहे हैं सर, आखिरी दिन है। तो ज्वालामुखी को लेकर हमारी सोच ऐसी है कि पृथ्वी के तल पर कुछ ऐसे स्थान, मुख्यतः पर्वतों के मुख से बड़े बड़े गड्ढे हैं और उनसे आग की लपटें और लावा निकल रहा है। यही है, यही परिभाषा भी है ना सर, ये आखिरी दिन है, इस तरह का। हाल ही में इंडोनेशिया में कुछ स्कूली छात्र देखने गए एक मशहूर ज्वालामुखी को, जो करकटोआ नाम से उस द्वीप पर करकटोआ के पास में हुआ करता था। उन्हें नहीं पता था वो उसी समय फटा और बहुत से लोगों की जान उसमें गई। 2019-20 में न्यूजीलैंड में पर्यटक एक जगह पर पहुंचे। न्यूजीलैंड ज्वालामुखी द्वीपों से बना हुआ है। वो सारे पर्यटक जहाज पे, पानी के जहाज से गए, देख रहे थे। और वो किस लिए देखने गए थे? वो देखने गए थे क्योंकि न्यूजीलैंड में बहुत आसानी से आप ऐसी जगह देख सकते हैं जहां आज भी गैस निकल रही है, स्टीम निकल रही है, भाप निकल रही है, छोटा मोटा, बट वो बहुत खतरनाक नहीं होता है। लेकिन जब वो पहुंचे तो अचानक ज्यादा तेज फटने लगा और उनको किसी तरह बचाया गया। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो हमारी सोच है भूकंप, ज्वालामुखी को लेकर, ये एक सीमित सोच है। मैं अगर ज्वालामुखी की बात करता हूं तो एक मानव के स्केल पे तो बहुत बड़ी चीज है। पृथ्वी के स्केल पर ज्वालामुखी एक सामान्य सी चीज है। पृथ्वी के स्केल पर ज्वालामुखी की वजह से पृथ्वी की सतह का निर्माण हुआ है। पृथ्वी पर जो चट्टानें बनी हैं वो ज्वालामुखी से हैं। हमारा जो वायुमंडल आया है वो ज्वालामुखी से आया है। हमारा जो जलमंडल आया है वो ज्वालामुखी से आया है। और हमारे वायुमंडल और जलमंडल में बहुत सारे प्रभाव ज्वालामुखी से होते हैं। ज्वालामुखी को हम अक्सर एक आपदा के रूप में देखते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं भारत का दक्कन का पठार, जिसमें काली मिट्टी है जो कि अपने आप में बहुत उर्वरकता रखती है, वो भी ज्वालामुखी जनित ही है। तो ज्वालामुखी अपने आप में बहुत बहुत अहमियत रखते हैं पृथ्वी पर उत्पत्ति की। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि सागर के तल में ज्वालामुखी भी होते हैं, और सागर के तल में भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां गैस और केमिकल का रिसाव हो रहा है। वहां तापमान 400-500 डिग्री सेल्सियस है सागर के तल में। वहां का जो पानी है वो इतना अम्लीय है, एसिडिक है, HCl सल्फ्यूरिक एसिड जैसा है, लेकिन वहां भी जीवन है। तो पृथ्वी के बहुत सारे राज हैं जो इन्हीं ज्वालामुखियों में कैद हैं। हाँ, हम कभी ज्वालामुखी से परिचित नहीं हुए क्योंकि पहली चीज हम भारत में हैं। भारत का जो दक्कन का जो पठार है ये अपने आप में एक स्टेबल क्रेटोजन है, इसमें बहुत ज्यादा ज्वालामुखियों की संभावना नहीं है। रही बात हिमालय की, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि ज्वालामुखी की संभावना नहीं है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से बिहार में बाढ़ के बारे में पूछो तो कहेगा बाढ़ क्या है, ये तो हर साल आती है। वो बाढ़ के लिए, उसके लिए सामान्य बात है, लेकिन ज्वालामुखी उसके लिए बहुत अजीब बात है नहीं? अगर आप न्यूजीलैंड चले जाएंगे तो कहेंगे यार ज्वालामुखी का क्या है, ये तो कभी भी आता है। बाढ़ कम आती है वहां। तो जो चीज आपदा है, आपदा एक तरह की हमारी सोच भी है कि भाई ये आपदा तभी आपदा लगती है जब हमने कभी ना देखी हो।
ये तो आपने एक तरह का देखा, एक और मैं आप तक लाना चाहता हूं। ये एक मैग्मा की झील है, दिखाई दे रहा है? एक मैग्मा की झील है ये। इस झील में आप देख रहे हैं एक तालाब है बस। इस तालाब के पास जा सकते हैं क्या? हाँ, इस तालाब के पास जा सकते हैं। ये देखिए व्यक्ति खड़े हुए हैं तालाब के पास, रिपोर्ट ले रहे हैं। ये रिपोर्ट ले रहे हैं कि इसमें कौन सी गैस निकल रही है, ये इसका सैंपल भी लेना चाहते हैं। ठीक है, कहां पर है? हवाई द्वीप पर। ये सारी झील है, किसकी? लावा की झील है। सर ये गर्म बहुत होगा। हाँ, आप दूरी देख सकते हैं, ये पहाड़ पर है और नीचे जो है थोड़ा सा वो है, गर्मी काफी होगी, गर्मी बिल्कुल होगी। सर वहां के लोग फेमिलियर हैं वोल्केनो को लेकर? बिल्कुल। अब एक बात बताइए मुझे, बिहार के लोग बाढ़ से परिचित हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि बाढ़ कोई खतरनाक चीज नहीं है, बाढ़ का खतरा तो है ना बिहार को। उस वजह से बिहार के विकास में बहुत सारे व्यवधान आते कि नहीं आते? तो ज्वालामुखी होना कहीं पर ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी बात है, उसमें भी कई और चुनौतियां हैं। लेकिन बात यह है कि जब ये ज्वालामुखी आपके पास है तो किस तरह का ज्वालामुखी है वो डिसाइड करता है कि क्या वो वायलेंट है या साइलेंट है। जो हवाई का जो ज्वालामुखी है, इसमें जो ये बसाल्ट निकल रहा है ये बहता हुआ लावा है, इसको कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत ज्यादा धमाके वाला नहीं, लेकिन ये जो है ये बहुत धमाके वाला है। ठीक है, इसको प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल है, लेकिन इसमें तो ये आसानी से चलता दिखाई दे जाता है। सभी लोग को समझ में आया? जैसे पानी उछलता है वैसे ही आग उछलती, बिल्कुल ये पानी की तरह ये तैरता हुआ ये है, बिल्कुल लपट है। और अगर आपको अवसर मिले तो जो है जो आप YouTube पे देखते हैं वो छोड़कर जरा देखिएगा हवाई द्वीप पे मैग्मा। ठीक है, वहां खूब पर्यटन जाते हैं, लेकिन हाँ ये सरकार वहां पर ध्यान देने को कहती है। हवाई द्वीप पर लोग भी रहते हैं, पर्यटन के लिए भी बहुत वो है। और लोगों को कहा जाता है कि जब इस तरह के उद्गार हों तो हवा में बहुत सारी चीजें रहती हैं, गैसें हैं और तापमान, ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, अच्छा एक और बात है। सनी शर्मा कह रहे हैं कहाँ का सीन है? तो सनी शर्मा ये सीन नहीं है, ये हवाई का द्वीप है। ठीक है, तो एक दो तो लगे हाथ की फिल्म ही देख रहे हैं तो सीन दिखा दीजिए। आदि पुरुष में था नहीं ये वाला सीन, मेरे ख्याल से ओम राउत जी को मिला नहीं होगा। और अच्छा भी है कि नहीं मिला, क्योंकि श्रीलंका में अगर दिखाते तो फिर प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से गलत हो जाते हो, है ना सर? ये हमेशा रहता है, उस द्वीप पर रहता है। अब हम ये जो आपके दिमाग में अभी सवाल आने लगे ना, मेरा केवल यही उद्देश्य था कि इस बात को शुरू करते हुए ये सवाल आने चाहिए। अब इनके एक एक करके उत्तर देते चलेंगे, अब हम इनके उत्तर देते चलेंगे। ठीक है, तो ये कहना कि ज्वालामुखी कुछ स्थानों पर एक बड़े पर्वत का फूटना है, वो जरूरी नहीं है। ज्वालामुखी ऐसे भी होते हैं, ज्वालामुखी शांत भी होते हैं। ये क्यों होते हैं उनको एक एक करके अब हम समझने वाले। ठीक है, सो पहली बात तो ये कि ज्वालामुखी आएंगे कहां, ये तो आपको क्लियर हो चुका है प्लेट विवर्तनिकी से। कौन सी सीमा? अभिसरण की सीमा और अपसरण की सीमा, दो सीमाओं पर होने वाले। ठीक है, इसमें तो डाउट नहीं है, अब तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो ज्वालामुखी अगर मैं लिख रहा हूं तो एक तो ये एक प्रक्रिया है, वोल्केनिसिटी, जिसमें पृथ्वी के एक छिद्र या दरार से पिघली चट्टानें ऊर्ध्वाधर होकर सतह पर आती हैं। ठीक है, एक तो ये कि ज्वालामुखी जब शब्द आता है तो ज्वालामुखीयता या वोल्केनिसिटी कहते हैं। तो एक तो यह है कि किसी छिद्र या दरार से पिघली चट्टानों को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा व लावा दो नाम दिए गए हैं। जब तक ये चट्टानें पृथ्वी के अंदर हैं, आंतरिक हैं, तो इन्हें मैग्मा कहा जाता है। एक बार सतह पे आ गए तो लावा आ गया।
ठीक है, अंदर है तो मैग्मा, ठीक है, बाहर आ गए तो लावा, लैंड पर आ गए, एल से लैंड, एल फॉर लावा। लेकिन ज्वालामुखी को एक, अगर हम चाहें तो हम इसको एक लैंड फॉर्म, भू आकृति के रूप में भी देख सकते हैं। तो दो तरह से जब इसका अध्ययन किया जाता है, एक तो ये प्रक्रिया है एक तो ये प्रक्रिया है कि ज्वालामुखी का उद्गार होना, फटना, जिसमें से ये पिघली चट्टानें जो हैं ऊपर आएंगी, और पिघली चट्टानें अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आती हैं। दूसरा, ये वोल्केनो अपने आप में एक भू आकृति भी है, अपने आप में एक भू आकृति है, और ये दो तरह की होती है, एक बाह्य, जो बाह्य बनेगी, जो बाहर दिखते हैं, और एक आंतरजनित, जो पृथ्वी के अंदर रह जाएंगे। बाह्य में क्या है? बाह्य में एक ऐसा पहाड़ बना जो अभी आपने देखा, ठीक है, और इसमें से क्या निकल रहा है? मैग्मा निकल रहा है। तो ये जो पहाड़ बना, इसको कोन कहा जाता है, शंकु, शंकु या कोन। सो कोन शेप्ड का एक पहाड़ बन गया, ये बाह्य है। आंतरिक क्या है? अब पृथ्वी पर बच्चों ये आपके क्या है? चट्टाने हैं। चट्टानों में मैंने आपको बताया कि मैग्मा है, नीचे मैग्मा है, जहां उसको गैप मिलता है वो ऊपर आना चाह रहा है, जहां कमजोरी मिलेगी वो ऊपर आकर फंस भी सकता है, नीचे भी आ सकता है, इसमें फंसा हुआ है वो। ये आंतरिक है, आंतरजनिक और बाह्यजनित, ठीक है। सभी लोग क्लियर? तो पहली चीज, ज्वालामुखी के अध्ययन को दो प्रकार से किया गया। ज्वालामुखी एक प्रक्रिया, ज्वालामुखी एक भू आकृति, ठीक है। अभी कहना ज्वालामुखी मतलब एक कोनिकल वो है, तो वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन कोन का उसका सबसे आसान परिचय कोन है, लेकिन ये कई आकृतियों में मिलता है। और आंतरजनित मतलब मैग्मा आया लेकिन सतह तक नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? सतह तक पहुंचने में दिक्कत थी, क्योंकि ऊपर की सतह बहुत व्यवधान थे और नीचे से आने का उतना दम नहीं था, इसलिए नहीं आ पाया ऊपर, लेकिन अंदर फंस गया, इतनी भर बात है, ठीक है। यहां तक क्लियर? सो कोई ये कह रहा है कि सर लावा तो बहुत गर्म है, ये कोन क्यों नहीं पिघलता? तो अभी सबकी बात करेंगे, आपके सवाल धीरे धीरे इनको देखते जाते हैं। तो पहली बात, ज्वालामुखी के प्रकार आपको बहुत सी चीजें सिखाएंगे। सर इसमें सोना भी निकलता है क्या? कुमार रोशनी जी, अब ये वही वाली बात है कि हम कोई दिमाग नहीं लगा रहे। हमने अभी तक आपको भूगोल पढ़ाया, इसीलिए हमने कहा ना कोई फायदा नहीं अंतरिक्ष पढ़ाने का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाने का, कि इसमें सोना निकलेगा कि नहीं। सोना क्या, इसमें आईएएस की वैकेंसी भी निकलती है। सारी की सारी जो एलिमेंट्स हैं वो पृथ्वी के अंदर हैं कि नहीं है, वो इसी से तो बाहर आ रही हैं। इनको टेंशन है सोना। फिर ऐसा लगा कि महिलाएं सोने पर ज्यादा ध्यान देती है ना, और चांदी पे आपका मूड नहीं है आजकल। चांदी के भी अच्छे जेवर बनते हैं। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, केंद्रीय उद्गार मतलब इन सब में केंद्र है और केंद्र से ज्वालामुखी फट रहा है, ठीक है। केंद्रीय उद्गार सारे के सारे, मैंने आपको क्या परिभाषा दी? एक छिद्र और एक दरार। एक छिद्र या दरार से अगर मैग्मा बाहर आ रहा है तो इस प्रक्रिया को हमने वोल्केनो या वोल्केनियता कहा, ठीक है। सभी लोग मेरे साथ? तो अगर वो एक छिद्र से आ रहा है तो वो केंद्रीय उद्गार कहलाता है, और एक दरार से आ रहा है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा दरारी उद्गार। दरारी उद्गार का कोई उदाहरण अगर आपके पास आए तो जल्दी से बताइए। दरारी उद्गार का कोई उदाहरण जो मैंने दिया हो, बहुत लंबी दरार पृथ्वी के चेहरे पर। कटक, बिल्कुल ठीक है। मध्य अटलांटिक कटक, बिल्कुल सही है। आइसलैंड जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। दरार तो है ही, वो तो एक छोटा सा, मैंने बड़े उसकी बात की, आइसलैंड उसका पार्ट। चलिए, बहुत से लोग जो समझ पाए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमने कहा प्रक्रिया, तो एक दो ना ऐसे हैं जो नोट्स बनाना जानते हैं, वो अभी मेरे पास उत्तर भी आते हैं। वो कह रहा है ये ज्वालामुखीयता क्या है, तो भाई उसके नीचे पढ़ ले वोल्केनिसिटी, प्रक्रिया। ज्वालामुखी के फटने को
ज्वालामुखीयता कह दिया मैंने, नया शब्द बना रहा था, इतनी आजादी मैंने ले ली कि एक नए शब्द की संरचना कर दूं। ये नोट्स वाले हैं भाई, समझ नहीं आया, अब इस पे नोट्स लिखवा दो। नोट्स वाले सावधान सावधान सावधान, यूपीएससी पास करिए, नोट्स कलेक्टर मत बनिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ज्यादा काम करेगा, नोट्स कलेक्टर क्या करेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए नोट्स सप्लाई करेगा, कंटेंट डेवलपर बनेगा, मत बनिए, बहुत ज्यादा बढ़िया काम नहीं है, देश को कहीं दूर नहीं ले जाएगा। तो सभी लोग ध्यान दीजिए, ये मैग्मा है, पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, संवहनीय धाराएं भी हैं, और इसमें क्या फंसा हुआ है, इसमें हल्की चीजें फंसी हुई हैं, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ये क्या करना चाहता है, ऊपर आना चाहता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डीगैसिंग कहते हैं, डीगैसिंग कहते हैं। लेकिन आ क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि ऊपर है चट्टाने, ऊपर क्या है हमारी भूपर्पटी, ऊपर हमारा स्थल मंडल है, ठीक है। ये क्या है, स्थल मंडल। अगर स्थल मंडल ही विभाजित होने लगे तो मुझे बताइए, क्या मैग्मा को निकलने का मौका मिल गया कि नहीं मिल गया, खुद से ही निकल जाएगा। कौन सी प्लेट, अपसारी प्लेट। लेकिन हो सकता है कि पूरा मौका नहीं मिला, तो यहां पर आया, इधर से रास्ता ढूंढा, रहे यहां पर गैप है, इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, ऐसे जाकर अपना रास्ता ढूंढकर फंस भी सकता है, फंस सकता है ना। ये मैग्मा ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर हल्की चीजें हैं, हल्की चीजें हैं। हल्की चीजें क्या हैं सर, गैसेस हैं, फंसी हुई है ना, मैंने बोला डीगैसिंग हो रही है, तो अभी भी धक्का दे रही है, अभी भी धक्का दे रही है, तो ये ऊपर आएगा। तो पहली चीज तो ये कि ये ऊपर क्यों आना चाहता है, पिघला हुआ है, ऊपर से जब दबाव हटता है, अगर प्लेटें सरकती हैं, दबाव हटता है, तो इसके पास नैसर्गिक प्रकृति है कि ऊपर से आ जाएगा, ये आएगा, और गैसें भी इसको धक्का दे रही। यहां तक क्लियर, सभी लोग क्लियर। लेकिन अब एक और बहुत अहम चीज है जो आप लोगों को ध्यान देनी है, जो आपको बहुत सारी चीज समझा देगा कि सर वोल्केनो पानी की तरह। चलिए, अब जो वोल्केनो है, अब वोल्केनो जो है ये चट्टानों से बना हुआ, चट्टानें पिघली हुई। किसी ने कहा सर इसमें सोना निकलेगा कि नहीं, बेटा सोना भी निकलेगा, चांदी भी निकलेगा, सिलिका भी निकलेगा। सिलिका क्या है, रेत। गोल्ड भी है, आयरन भी है, सब कुछ है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने मक्खन लिया और उसको पिघाल दिया, मक्खन लिया, ध्यान दीजिएगा, फिर इस पर आएंगे। मैंने मक्खन लिया, उसको पिघाल दिया और उसको एक ढलान पे छोड़ दिया, तो पिघला हुआ मक्खन तेजी से नीचे की तरफ बहेगा कि नहीं बहेगा। मक्खन लिया, पिघाला और तेजी से नीचे रहेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वो जो बहता हुआ मक्खन था उसके रास्ते में रेत रख दी। अब रेत से मिला हुआ मक्खन है, क्या ये उसी तेजी से बहेगा या नहीं। पिघला हुआ मक्खन बह रहा है और रेतीला मक्खन बह रहा है, कौन सा तेजी से बहेगा। सर रेत वाला धीरे धीरे बहेगा, बहेगा कि नहीं बहेगा। मैग्मा में अगर धातुओं से बना है मैग्मा, लोहे का है, सोना है, तो ये आसानी से बहेगा। लेकिन अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा है, रेत ज्यादा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डेंस, ये हो जाएगा विस्कस, गाढ़ा। तो मैग्मा क्या हो सकता है, पतला भी हो सकता है, गाढ़ा भी हो सकता है। किस पर निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा, सिलिका कितनी है, सिलिका उसको गाढ़ा कर देती है, समझ में आया, और पतला है। यहां तक क्लियर, क्लियर है। पृथ्वी के अंदर क्योंकि अलग अलग खनिज हैं, अलग अलग चट्टाने हैं, कुछ चट्टाने ऐसी हैं जिनमें ऐसे पदार्थ हैं जो पिघलने पर पतले रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पिघलने पर बहुत गाढ़े होते हैं। सिलिका इसमें खास निर्णायक होती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर से आना चाहता है, पृथ्वी के अंदर से आना चाहता है, एक तो अंदर के बल तो लग ही रहे हैं, लेकिन मैग्मा की प्रकृति भी निर्धारित करेगी कि वो आसानी से आएगा या मुश्किल से आएगा। सभी लोग क्लियर, सभी लोग क्लियर है। दो चीजों पर, एक तो अंदर से जो बल लग रहे हैं वो, और दूसरा क्या है, मैग्मा खुद किस प्रकार का है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं,
वो मैग्मा जो तरल होता है, आसानी से निकल आता है, धातुओं में ज्यादा होता है, वो बसाल्ट का मैग्मा होता है। वो बनाता है वो जो आपने अभी देखी, ये तरल मैग्मा है। अगर इसमें गैस आती भी है तो गैस आसानी से इसी को हटाकर निकल आती है बुलबुले की तरह से। लेकिन यहां पर क्या है, ये सब ठोस हो चुका है, ठोस मैग्मा। तो किसी ने कहा सर मैग्मा इतना गर्म होता है, पहाड़ पिघल क्यों नहीं जाते? बेटा ये पुराना मैग्मा है जो ठोस हो चुका है। सभी लोग को समझ में आया? सर मेरा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आज क्लियर हो गया, अच्छी बात है। लिक्विड में आसानी से निकलेगा। अब आप यूं समझिए, अब आप यूं समझिए, पानी उबालते हैं आप, पानी उबालते हैं, पानी को उबालिएगा तो पानी में से आपने देखा है बुलबुले भी आते हैं। जब पानी उबल रहा है तो भाप भी निकलती है। लेकिन पानी उबलने की जगह दूध ले लीजिए और गाढ़ा दूध ले लीजिए। गाढ़े दूध में या घर में कभी कभी वो दही से कढ़ी बनती है कि नहीं बनती है? जब कढ़ी में जब बुलबुला आता है वो फटता है कि नहीं, उसमें छींटा आता है कि नहीं गर्म, वो क्योंकि वो गाढ़ा है। आप यूं समझिए, तो पानी उबलने में कोई दिक्कत नहीं है, बुलबुला ऊपर तक आ जाएगा। तो इसमें क्या है, ये पानी पानी था तो इसमें क्या हुआ, वो बुलबुला आया, एकदम से धमाका किया, निकल गया। लेकिन यहां पर सब फंसा हुआ है, यहां पर सब फंसा हुआ है। सभी लोग को समझ में आया? क्लियर है? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं अब थोड़ा ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें से 3 तरह के पदार्थ निकलते हैं। गैस इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, गैस इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें जलवाष्प सबसे इंपॉर्टेंट है। जलवाष्प ही है जो उन चीजों को चला रहा है। और हल्की गैसें अंदर जो फंसी हुई हैं, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये सारी निकलती हैं। और सल्फर के और नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत निकलते हैं। ठीक है, ये गैस खूब निकलेगी। ठीक है, उसके बाद इसमें सॉलिड भी निकलता है, ठोस भी निकलता है। ठोस में क्या निकलेंगी? चट्टानों के टुकड़े, प्लस राख। जब चीजें जल रही हैं तो चट्टाने हैं, टूटेंगी, राख बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, वो है। और तीसरा क्या होता है? तरल। तरल में क्या है? मैग्मा और लावा। अगर मैग्मा कम सिलिका है, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, ऐसा मैग्मा आसानी से प्रवाहित हो जाता है, प्रवाह वाला होता है। और इसमें जो जो ज्वालामुखी फटेंगे वो बहुत ज्यादा विस्फोटक नहीं होते, विस्फोटक नहीं होते। ये ज्वालामुखी विस्फोटक नहीं होगा। खासकर उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, बसाल्ट का जो होता है वो इस तरह से निकलता है। आपके जो कटक निर्माण हो रहा है उनमें इसी तरह का चल रहा है। जैसा अभी मैंने आपको बताया हवाई द्वीप पर इसी तरह का मैग्मा निकल रहा है। लेकिन जिस मैग्मा में अधिक सिलिका होता है, और जो लोग सिलिका नहीं जानते, सिलिका को रेत मान के चलिए, वो क्या हो जाता है? वो गाढ़ा होता है। ये प्रवाह वाला पतला मैग्मा है। ठीक है, और ये क्या होगा? विस्फोटक होते हैं। ये भारी विस्फोट के साथ आते हैं और ये कभी कभी अंदर भी फंस जाते हैं, आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकते हैं। और ये जो है एक तरह के शंकु बनाएंगे, कोन बनाएंगे। इनमें बनता है कोन आकृति, क्योंकि ये जल्दी ठोस हो जाते हैं, ये जल्दी से ठोस हो जाते हैं। यहां तक क्लियर? सर ज्वालामुखी किसे कहते हैं, मैग्मा किसे कहते हैं? रूबी जी मजाक मत करिए, ठीक है। ये यहां पर लिखा था, ज्वालामुखी परिभाषा दी गई थी और मैग्मा तब से हम बता रहे हैं, ये मैग्मा ही लिखा जा रहा है। कम सिलिका, अधिक सिलिका, पिघली हुई चट्टानों को मैग्मा कहते हैं। ठीक है, रूबी हैं या रमेश हैं ये तो पता नहीं, लेकिन मजा ले रहे थे, मत लीजिए। है ना? सभी लोग क्लियर है? यहां पर गैस, ठोस, तरल, ये सब होने वाला।
अब जो ये वाला जो मैग्मा होगा ना बच्चों, मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह है, ये जब निकलता है तो ये तो बह सकता है, तो ये कभी भी वो शंकु या कोन नहीं बनाता। इसमें क्या हो जाती है, परतें जो हैं इस तरह से आएगा और इस तरह की तह या परत बना लेगा, और इसको हम क्या कहेंगे, वोल्केनिक शील्ड या पठार। ये क्या बनाएगा, शील्ड बनाएगा, पठार बनाएगा। कौन सा वाला, कम सिलिका वाला। लेकिन अधिक सिलिका वाला क्या है, ये जैसे ही निकलेगा, ये जैसे ही निकलेगा बच्चों, ये ठोस हो जाएगा। ये निकला और ये ठोस हो गया। लेकिन अभी तो अंदर और है, वो केंद्र से जो इसका जो पाइप होता है, पाइप से ये निकलने की कोशिश करता है, फिर निकला और फिर ठोस हो गया। तीसरा राउंड फिर निकला, फिर ठोस हो गया। जैसे ही निकलता जाता है ठोस होता जाता है। तो ये क्या बन जाता है, ये कोनिकल बनता है और वो फ्लैट बनता है। यहां तक क्लियर? ठीक है। धमाका किसमें होगा, इसमें धमाका होगा, इसमें धमाका नहीं होगा। ये सिर्फ वहां पर एकत्रित होता जाएगा, एक के ऊपर एक। भारत का कौन सा हिस्सा शील्ड पठार है और कौन से हिस्से में ऐसे ज्वालामुखी आ रहे हैं, जल्दी से बताइए। दोनों हैं भारत में, कोई बता सकता है? सर लावा, स्मॉल न्यू माउंटेन सब बनाएंगे बेटा, अगर ठोस है तो वहीं पे ठोस हो जाएगा। सर अंडमान द्वीप ऐसा है, बहुत अच्छी बात है। अंडमान के जो द्वीप बने हैं, आपने सुना है बैरन नाम का द्वीप है, वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, उसमें ज्वालामुखी फट रहा है। नारकोंडम भी सुना होगा। और शील्ड कहां पर है हमारा, दक्कन का पठार। सभी लोग क्लियर हैं? सर मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलता जाता है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। जैसे जैसे क्लास आपको बताती जाएगी, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। तो केंद्रीय उद्गार में आपको ये दिखाई दे रहा है 1 और 2, ये दोनों में ऐसा कोन नहीं बन रहा। तो ये कौन सा मैग्मा होगा, तरल वाला मैग्मा होगा। और यहां पर ये ठोस वाला है। जितने ठोस हैं वो जल्दी से ठोस हो जाते हैं, तो उनमें चीजें फंसी रहती हैं, प्रेशर ज्यादा रहता है। सभी लोग मेरे साथ क्लियर है? कोई छोटा नागपुर कह रहा है, बेटा छोटा नागपुर को भी पुरानी शील्ड की एक दर्जा दिया जा सकता है, वो भी एक शील्ड है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन से हैं, जो आज फट रहे हैं, जो आज फट रहे हैं। आप लोगों को हैरानी होगी, 2022 में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, 2022 ने 21 में शायद मुख्य परीक्षा में, कि पिछले वर्ष के सक्रिय ज्वालामुखियों को चर्चा में लाते हुए या उदाहरण बनाते हुए ज्वालामुखी प्रक्रिया के बारे में बताएं। मतलब आपको विश्व के कौन से ज्वालामुखी सक्रिय हैं या समाचारों में थे वो तक पूछ लिया। मुख्य परीक्षा 2021 में, ध्यान दीजिएगा, 21 या 22 किसी एक में प्रश्न आया। तो आप जो समाचारों में जो सुनते हैं कि यहां ज्वालामुखी फट रहा है, वहां फट रहा है, उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? यहां तक क्लियर? तो जो अभी फट रहे हैं, जैसे स्ट्रोम्बोली, जो हमेशा ही भूमध्य सागर में फट रहा है, तो उसमें हमेशा ही एक प्रकाश रहता है, तो इसे प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस कहा जाता है। कुछ ऐसे हैं प्रसुप्त की, मतलब उनके फटने की संभावना है लेकिन अभी नहीं फट रहे। तो पिछले 50 वर्षों पहले फटे थे, 150 वर्ष पहले फटे थे, वो क्या है, प्रसुप्त हैं, लेकिन अभी भी संभावना है, खतरा टला नहीं। मृत ज्वालामुखी या विलुप्त ज्वालामुखी वो होता है कि जिसमें पहले तो शायद एक सीमा थी, याद है, वो पहले हो रहा था लेकिन अब वो सीमेंट हो चुका है, अब वहां नहीं आएगा। या फिर एक हॉटस्पॉट था जिसको इंटरप्लेट कहते हैं, वो नहीं आएगा। ठीक है? तो इन सब पे चर्चा किस तरह के होते हैं। जो ये जो तेजी से फटने वाले होते हैं उनका नाम होता है विसुवियस पिलियन। ये तेजी से फटते हैं, बहुत धमाके के साथ फटते हैं। स्ट्रोम्बोली एक मध्य धमाका रखता है क्योंकि इसका लावा थोड़ा सा कम पतला है, बट है पतला। हवाई वाला जो है, जो मैंने आपको बताया, हवाई वाला बिल्कुल नहीं फटता है, उसमें सिर्फ मैग्मा निकल कर आता है। ठीक है? ये एनसीईआरटी में दिए हैं, ये आसानी से आपको मिल जाएगा। मैग्मा से जुड़ी स्थल आकृतियां, थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्लास से बात करते हुए कि लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ के आएंगे? सर वोल्केनो हॉटस्पॉट क्या है? वोल्केनो हॉटस्पॉट एक विशेष प्रकार का वोल्केनो है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इसको एक बार पढ़िएगा। अब हम ईद के बाद मिलेंगे, एक दिन की छुट्टी है,
तो वोल्केनो और भूकंप जरूर कर लीजिएगा। ये जो मैंने अभी आपको बताया जो पठार बनते हैं, कोलंबिया का पठार ऐसे ही बना, भारत का दक्कन का पठार ऐसे ही बना, इथियोपिया का पठार ऐसे ही बना। ये हमारे ये हमारे कौन से वाले ज्वालामुखी से बना? शांत वाले ज्वालामुखियों से पठार बना। और अंदर जो फंस जाते हैं उन पर भी चर्चा होगी, लेकिन अगली क्लास में होगी। ये वाली स्थल आकृति वाला अभी हम छोड़ रहे हैं। कुछ छात्र पूछ रहे हैं कि सर ये कौन सा ज्वालामुखी होता है जो हवाई में, तो हवाई वाला बस एक बार दिखाना चाहता हूँ, उस पर क्लास अंत कर देंगे। और अभी बहुत से लोगों ने ज्वालामुखी से जुड़े हुए और भी सिद्धांत हैं, जैसे कि गीजर सुना है आपने? गीजर क्या होता है? जब ज्वालामुखी से जुड़े हुए और भी सिद्धांत हैं, जैसे कि गीजर सुना है आपने? गीजर क्या होता है? जब ज्वालामुखी का मैग्मा सतह के पास आता है तो जो उसमें पानी है, पानी वाष्पित हो जाता है और वो पानी फव्वारे की तरह निकल कर आता है, उसको गीजर कहा जाता है। हॉट स्प्रिंग क्या होता है? हॉट स्प्रिंग ऐसा है कि पानी बस निकल रहा है, वो झरना है। लेकिन गीजर क्या है? उसमें स्टीम भी है, भाप भी है, वो एकदम से तोड़ के निकलता है। जिन्होंने गीजर नहीं देखा है, यूएसए में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, यूएसए में येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वहां पर एक गीजर है, वो हर 1 घंटे पर उसमें से फव्वारा निकलता है। गिनकर होता है, 1 घंटा लेता है, 59 मिनट्स टू 1 आवर लेता है। लोग पर्यटक वहां पर जाते हैं उसे देखने के लिए, हर 1 घंटे पर वो फटेगा, उसमें से बस पानी निकलेगा। डरने की जरूरत नहीं है, पानी ऐसे ही निकलता है, एक फव्वारे की तरह से ये इस तरह से पानी निकलेगा और फिर वो नीचे चला जाएगा। इसे गीजर कहा जाता है। ठीक है, तो गीजर क्या है ये अगली क्लास में देखेंगे इसको। अभी मैं भी, बहुत से छात्र ऐसा हो गए हैं कि सर इतिहास की भी क्लास करनी है। ज्वालामुखी का विश्व वितरण के बाद ये है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, जो पूछना चाह रहे हैं कि सर हॉटस्पॉट कैसे होता है। तो हॉटस्पॉट का बस एक चित्र देख लेंगे सभी लोग। ये एक विशेष मैग्मा है जो नीचे से आ रहा है, ये यहां से नहीं आ रहा। अक्सर वोल्केनो कहाँ आते हैं? सतह पर से आते हैं, स्टेनोस्फीयर से, लेकिन ये मेंटल से आ रहा है, मेंटल प्लूम। सो अगली क्लास में ये जो यूपीएससी का प्रश्न है कि मेंटल प्लूम क्या होता है और हॉटस्पॉट कैसे बनते हैं, अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है सर, आपने बताया था वर्ल्ड में येलोस्टोन, ठीक है, वर्ल्ड में येलोस्टोन, बट अब उस सिद्धांत को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। एक रिक्वेस्ट है, आपके प्रश्नों से मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा एनसीईआरटी के प्रति आपने स्नेह पैदा नहीं किया है। जितना स्नेह आपने एटलस के प्रति किया था, वही क्लास 11th की एनसीईआरटी प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के सिद्धांत जो हैं उस पे कर लीजिए। प्लेट विवर्तनिकी का चैप्टर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उससे जुड़े हुए बहुत से सिद्धांत यहाँ कराए हैं। साथ ही में भूकंप और ज्वालामुखी, बस वहां से पढ़ लीजिए। अगली क्लास में थोड़ा सा भूकंप के बारे में बता के केवल भूकंप और ज्वालामुखी पे जो पिछले प्रश्न आए हैं प्रीलिम्स और मेंस के, वो कराए जाएंगे। ठीक है, सो एक बार फिर से क्लास अंत करते हुए कल की छुट्टी का आनंद लीजिए। ईद मुबारक सभी लोगों को, धन्यवाद।